आज की हमारी क्लास पहले तो ये जानना हमें जरूरी पड़ेगा कि क्या है ये मैटर पास्ट लाइफ। और अगर आप किसी को बोलें कि तुम्हारे पास्ट लाइफ में तुमको ये कर्ज चलता हुआ आ रहा था, तो ये तो दूर की बात है कि वो आप पर भरोसा करे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप इस मैटर पे भरोसा करें। और सच्चाई तो ये है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी इस बात पे भरोसा नहीं करते कि पास्ट लाइफ से कुछ अगर मैं देख कर बता रहा हूँ, वो बता जरूर रहे हैं, लेकिन अगर वो कुछ देख कर बता रहे हैं किसी कॉम्बिनेशन से या किसी और चीज से, तो वो खुद भी भरोसा नहीं करते कि ऐसा कुछ होता है। आजकल बहुत सारी चीजें चल गई है, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन, है ना। ये एक मैटर है। हिप्नोटिज्म के साथ लोग पास्ट लाइफ में जाने का प्रयास करते हैं और वहां पर जाकर चीजों को निकाल लिया। और जब सारी चीजों पर विचार किया जाता है तो एक बात समझ में आती है कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम कुछ वेरीफाई कर सकें तो इतना ही कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति की मेमोरी जो है वो किसी चीज को रिकॉल कर ले और वो बताने लगे कि ऐसा हुआ था। इतना ही हम कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल के नहीं देखा जा सकता। और ये मैक्सिमम स्टेज है कुछ इस मैटर में, पास्ट लाइफ को मैटर में कर जाने के लिए। तो जब एस्ट्रोलॉजर को भरोसा नहीं होता तो एक तरीका है कि हम भरोसा दिलाने के लिए उसका उपयोग, हम उस तरीके का उपयोग अगर हम करें जो सब मान लेते हैं, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक तरीका। अगर साइंस और विज्ञान किसी थ्योरी को भी देता है, अगर वो थ्योरी प्रूवन नहीं भी, आज तक बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो प्रूफ ही नहीं हो सके वैज्ञानिकों के दिए हुए, लेकिन थ्योरी के रूप में वो भरोसेमंद है। इसी तरीके से लेकिन जब हम प्रैक्टिकलिटी में आते हैं, जब ज्योतिषी बताएगा व्यक्ति को तो वो कहेगा कि मैं क्यों भरोसा करूं कि पास्ट लाइफ होता है। इसलिए क्योंकि बुद्ध का धर्म मानता है, इसलिए क्योंकि जैन का धर्म मानता है, इसलिए क्योंकि हिंदू का धर्म मानता है, मुसलमान तो नहीं मानता। और वैज्ञानिक भी अगर खोजने का प्रयास करें और वैज्ञानिक भी ये कहने लगे कि ये पास्ट लाइफ है, तो वो भी मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि उनको नाम देना पड़ेगा पुनर्जन्म होता है, री इनकारनेशन होता है। तो वो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे कि ये अंधविश्वास वाली बातें कर रहा है, हिंदू धर्म की बातें कर रहा है और बाकी चीजें वो कर रहा है। तो जब इस मैटर में विज्ञान खोज करता है तो वो इसे नाम देता है पैरासाइकोलॉजी। वो चीजें जो व्यक्ति के साइकोलॉजी के बियॉन्ड है, उस पर जब विज्ञान शोध करता है तो उसको वो नाम देता है पैरासाइकोलॉजी। ये चीजें मैं आज आपसे बात करूंगा ताकि आप वैज्ञानिक ढंग से चीजों को पहले समझ लें, फिर हम आगे बढ़े। पैरासाइकोलॉजी क्या होती है, नाम से अगर हम पकड़ना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि पैरासाइकोलॉजी एक स्टडी है जो पैरानॉर्मल फिनोमेना को स्टडी करती है। जो एक्सपीरियंस और इवेंट्स या किसी प्रकार की कोई मेमोरी एक्चुअल फिजिकल स्कोप के बाहर होती है या साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के बाहर हो जाती है। जैसे कोई घटना घट रही है और विज्ञान उसकी कारण नहीं पता लगा पा रहा, तो वो ये कहता है कि ये हमें पता नहीं चल रहा है कि कैसे हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है, यही तो कहता है ना वो जबरदस्ती कोई कारण नहीं थोपता है। तो ये जो खोज है ना, इसके बारे में वो ये कहते हैं कि कुछ तो होता है लेकिन पता नहीं है कि क्या होता है। इसको कहते हैं पैरासाइकोलॉजी। अब इस पैरासाइकोलॉजी में सबसे पहला जो पॉइंट है, देखिए पैरासाइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी कैसे क्रिएट होती है। साइकोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, मनोविज्ञान। और मन क्या है, मन क्या है, मन आपकी सूक्ष्म इंद्री है, जहां पर उसके ऊपर की पांच इंद्रियों से कलेक्ट किया हुआ सारा ज्ञान या सारी इंफॉर्मेशन सूक्ष्म रूप में पड़ी रहती है। और मन के भी कई तल हैं, ये कहा जाता है कि मन के कई तल हैं। तो मन में इतनी इंफॉर्मेशन एक्चुअली स्टोर की जा सकती है
जो इस जन्म ही नहीं कई जन्मों तक व्यक्ति के साथ रह जाए। क्योंकि वैज्ञानिक बुद्धि वाले लोग पूछेंगे कि आदमी जो था आज से 200 साल पहले, जो अभी जन्म लिया है, वो मर गया, उसकी मेमोरी उसके दिमाग में थी, न्यूरॉन्स में थी, उसको जला दिया गया, दबा दिया गया, या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया कैसे भी। तो जब मेमोरी उसके फिजिकल ऑर्गन में थी, तो वो मेमोरी बाद में 2 साल बाद कहीं और कहाँ से आ गई, कहाँ ट्रेवल कर रही थी वो। और थी कहाँ वो, अगर वो वायरलेस भी थी तो उसका सोर्स क्या था, और कहाँ से वो ट्रांसमिट हो रही थी, कहाँ वो रिसीव हो रही थी, कुछ पता तो चलता नहीं ना। तो ट्रांसमीटर दिखता है ना, क्योंकि ट्रांसमीटर तो नष्ट हो गया, उसको जला दिया गया या दबा दिया गया, जो भी किया गया। फिर हुआ क्या, कैसे कैसे वो मेमोरी आई? तो मैं आपको इसका रहस्य बता देता हूँ। मन ही वो तत्व है जो सारी मेमोरी को कैरी करता है और जन्मों तक लेकर कैरी कर सकता है। लेकिन वो कैसे उसको करेगा? डायरेक्ट मन अपने को नहीं व्यक्त कर पाएगा, उसको चाहिए ऑर्गन, फिजिकल बॉडी चाहिए। इसीलिए आपने सुना होगा कि भूत भी जो है ना, वो अपने को व्यक्त करने के लिए किसी व्यक्ति का सहारा लेते हैं, वो ऐसे नहीं कर सकते। तो ऑर्गन चाहिए उसको, इंद्रियां चाहिए। ऐसा समझ लीजिए कि कोई मैनेजर है ऑफिस का, जिसके नीचे चार लोग काम करते हैं, और वो चारों से काम करवाता है, वो खुद काम नहीं कर पाता, या वो खुद भी तभी काम कर पाएगा जब वो चार उसके पास होंगे। तो हमारी तो जो पंच इंद्रियां है ना, ये पांच इंद्रिय के बाद जो उसके ऊपर रूल करेगा, हालांकि और भी इंद्रियों को मन ही रूल करता है, बहुत सारी इंद्रियां हैं, लेकिन ये पांच जो मुख्य इंद्रियां हैं, इसके इसके सारे जो सूक्ष्म तत्व है वो कनेक्टेड है। इसको फिजिकल है ना, आंखें हमारी इंद्रिय फिजिकल है, कान इंद्रिय फिजिकल है, स्वाद लेना फिजिकल है, टच करना फिजिकल है। लेकिन मन से भी ये सारी चीजें की जा सकती। आप जिन लोगों को देखते हैं ना, जिन्होंने अपनी क्षमताएं बहुत बढ़ा ली हो, वो किसी और चीज को नहीं बढ़ाते, वो अपने उस मन की शक्ति को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देते। इसको आप अलग अलग नामों से जानते हैं, कोई कहता है कुंडलिनी, कोई कहता है चक्रों का जागृत होना। तो वो सब टूल है खाली। किसी दिन उन चक्रों पे भी बात करेंगे, जिसमें भी बहुत पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। तो वो सब टूल है खाली। तो वो जब काम करेगा तो उसको इंद्री चाहिए, और वो मन सूक्ष्म रूप में डिकोडेड फॉर्म में उसको कैरी करता है। जब नए ऑर्गन मिल जाएंगे व्यक्ति को, तो वो डिकोडेड फॉर्म कई बार डिकोडेड ही रह जाता है। कई बार क्यों डिकोडेड ही रहता है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद रहती है, आप उसको डिकोड नहीं कर सकते। लेकिन इस पूरी व्यवस्था जो पूरे ब्रह्मांड में चल रही है, सबके पास एक एक मन है, और उसके ऊपर उसको रूल करने वाला एक कलेक्टिव मन है। कलेक्टिव मन, कलेक्टिव माइंड बोला गया है इसको। हालांकि वो माइंड मन से बहुत अलग होता है, लेकिन शब्द नहीं है तो माइंड बोलते हैं। तो वो जो कलेक्टिव माइंड है ना, आप समझ लीजिए कि वही अपने आप में ट्रांसफॉर्म भी करता है, वही अपने आप में ट्रांसमिट भी करता है, और वही रिसीव भी करवाता है। वही बताता है कि कहाँ क्या ट्रांसमिट होगा और कहाँ क्या रिसीव होगा। अब वो भी डिकोडेड फॉर्म में, आप उस कलेक्टिव मन को भी नहीं खोज सकते। लेकिन सब खोजा जा सकता है उसी सूक्ष्म रूप में। तो विज्ञान क्या करता है, विज्ञान ये कहता है कि हम पांच सेंसेस को मानते हैं, हमारे पास मन जैसे सेंस की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम उसको प्रूव नहीं कर पाते। चारवाक जैसा दर्शन होता है। चारवाक का जो दर्शन है, वो ये कहता है कि हम अनुमान को प्रमाण नहीं मानते, वैसे साइंस भी कहता है कि हम अनुमान को प्रमाण नहीं मानते। लेकिन फिर भी कई जगह पर वो अनुमान को प्रमाण मान रहा होता है इनडायरेक्ट। वो दर्शन का नाम नहीं लेता, लेकिन वो ये कहता है कि हम चूंकि इसके फिजिकल कारण को नहीं समझ सकते, तो हम इसको एक नई कैटेगरी में डालेंगे। उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिसमें व्यक्ति के सेंस तो काम नहीं कर रहे, लेकिन कुछ तो सेंस कर रहा है वो। वो फिजिकली किसी बात को सेंस नहीं कर रहा, क्योंकि वो कर रहा है हम नहीं कर पा रहे। वो किसी चीज को देख रहा है और हम नहीं देख पा रहे। इसका मतलब उसका डायमेंशन कुछ चेंज हो गया है, और वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की कुछ
थिंग्स को जागृत कर चुका है। अब वो ये भी कहता है विज्ञान की ये कैसे हो रहा है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन ये हो रहा है, ये हमने देखा है। ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन क्या है? मतलब व्यक्ति विदाउट फाइव सेंसेस, बिना पंच इंद्रियों के किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर प्राप्त करके एग्जीक्यूट कर पाता है तो वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन में आता है। जैसे किसी अंधे व्यक्ति को सब दिखने लग जाए, और दिखाई देता ही है। कई बार अंधा व्यक्ति आंख वालों से अच्छा देख लेता है। तो उसने अपनी उस इंद्री एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को जागृत किया, और ये सब में है, कहीं ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ किसी खास व्यक्ति में है। हाँ, किसी किसी में ये जाग जाता है, क्योंकि मन तो लेकर सब आए हैं और मन में बहुत शक्ति है। योगियों ने कहा है कि मन की ही शक्ति ऐसी शक्ति है जो सब जगह पर हर चीज में काम कर रही है। इसीलिए उन्होंने एक फॉर्म बनाया एकाग्रता का। एक तो फॉर्म था ध्यान का, और एक फॉर्म था एकाग्रता का। ध्यान और एकाग्रता में फर्क है। तो एकाग्रता जो है वो ये कहती है कि तुम मन की शक्ति से एकाग्रता का उपयोग करके कुछ भी कर सकते। कॉन्सेंट्रेशन, जो आजकल नहीं है किसी के पास, घट रहा है सबका। और सामाजिक जो जो समाज के विज्ञान को स्टडी करते हैं वो ये बता रहे हैं ना कि हम लोगों में अब कंसंट्रेशन घट रहा है। टाइम स्पेन हम किसी चीज पर ज्यादा देर तक नहीं लगा सकते। तो ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन में कुछ चीजें आती है, जैसे टेलीपैथी। माइंड का माइंड से कम्युनिकेशन होता हुआ सा देखा गया, कई बार देखा गया कि किसी माइंड ने कुछ थॉट बनाया और दूसरे माइंड ने उसको पकड़ लिया। या आप ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कुछ कहना चाह रहा है और सामने वाला बिना कहे ही उस बात को जानता है। ये टेलीपैथी के रूप में ये चीज है, और ये उसी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन में आता है। इसके बाद वो ये कहते हैं कि प्रीकॉग्निशन जैसी एक चीज होती है, जिसमें फ्यूचर इवेंट्स पहले ही व्यक्ति के साथ सामने आ जाते हैं। कभी कभी सपने में, कभी किसी चीज को देखते हुए उनको ये आभास होता है कि ये होने वाला है। ये सब उसी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का मामला है। जब आध्यात्म इसको देखता है तो कहता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको बढ़ाओ। विज्ञान जब देखता है तो कहता है ये बीमारी है या फिर खतरा है ह्यूमैनिटी के लिए। अभी मैं आगे उस पर बात करूंगा। अब एक और एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होता है जिसमें व्यक्ति किसी और के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है बिना वहां मौजूद हुए। जैसे 5 किलोमीटर दूर किसी के घर में फला व्यक्ति क्या कर रहा है अभी इस वक्त, ये सब पता चल जाता है। बगल में दीवार के उस पर व्यक्ति क्या लिख रहा है, पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, पता चल जाता है। ये भी एक प्रकार का एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है। आजकल आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, बच्चों में इस प्रयोग को किया जाता है। कोई 2014-15 के आसपास थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट मैंने भी इसमें ली है। कराए हैं कुछ बच्चों को मैंने प्रयोग। 14 साल के बच्चों तक प्रयोग किया जाता है ये, क्योंकि 14 साल के बाद उसमें फिर इवोल्यूशन हो जाएगा, बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस हो जाएंगे, तो वो काम नहीं करती वो चीजें। आपने देखा होगा कि बच्चे ऐसे होते हैं कुछ जो आंखों में पट्टी बांध लेते हैं, फिर उनको कलर्स दिखाओ वो उनको दिखाई देता है। किताबें दो वो उनको पढ़ने लगते हैं। ये क्या है? ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है। लेकिन चूंकि ये बिजनेस जब बना, इंस्टीट्यूट के माध्यम से जब ये बिजनेस बना, तो इसको बताया गया कि ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन है। असल में उसकी पूरी प्रक्रिया यही है कि हम दो दिमाग जो हमारे पास हैं, लेफ्ट और राइट, उस दोनों के बीच एक समन्वय स्थापित करेंगे, और स्थापित करने से बीच की कोई ऊर्जा जागृत हो जाएगी। उसको उन्होंने कहा मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसे। लेकिन मिड में कोई ब्रेन होता नहीं है एक्चुअली। और बहुत आप बुद्धिमान है तो आप ये कहेंगे कि सर मिड में तो वो होता है ना प्यूटिटरी ग्लैंड, हो सकता है वो जाग जाए। तो मैं ये कहूंगा वो जागा हुआ ही है, उसको जगाने की कोई जरूरत नहीं।
आपकी प्रैक्टिस से कुछ चीजें बैलेंस में आ जाती है और आपको स्कोप मिल जाता है। जैसे किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो वो अंग्रेजी चलने वाले देशों में जाकर बातें नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही सीख लेगा तो स्कोप मिल जाएगा उसको, अब वो अंग्रेजी में बातें कर सकता है विदेशों में जाओ। तो व्यक्ति की ऊर्जा को स्कोप मिल जाता है। अभी इसका दायरा इतना था, बाद में और बढ़ गया। वही बच्चों के साथ भी होता है, कुछ प्रयोग कराएंगे वो जाग जाएगा, फिर पट्टी बंधाइए उसको, मोटरसाइकिल साइकिल चलवा दीजिए। स्टार्टिंग में वो रंग को सेंस करते हैं, और जब वो स्टार्टिंग में सेंस करेंगे ना तो बड़ी बेचैनी से वो कभी सिर में सटाएंगे, कभी कान में लगाएंगे, मतलब इन्हीं इंद्रियों का वो उपयोग करते हैं इनडायरेक्टली उस चीज के लिए। जैसे कान में सटा के भी वो रंग देख पा रहे हैं। कुछ लोग सूंघने लगते हैं, वो हर व्यक्ति का अलग होता है, हर बच्चे का अलग होता है। वो जोर से सूंघेगा और बताएगा कि ये रेड कलर है। मतलब वो जो पांच इंद्रिय है ना, उसमें से किसी एक इंद्रिय का वो उपयोग करेगा उसके लिए। आपने वो एक फिल्म देखी होगी, नाम तो पता नहीं है मुझे, जंजीर फिल्म थी या नहीं, जंजीर में वो अजय देवगन आंख में पट्टी बांध कर लड़ाई करता। बहुत पुरानी फिल्म। जिगर। जीगर, हाँ। ये वही चीज है ये। इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है, योगियों ने इसकी बहुत प्रैक्टिस की है। लेकिन अगर ये एक्सीडेंटली किसी में जागृत हो जाए तो कहते हैं वैज्ञानिक कि हमें एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का पता चलता है। तो साइकोलॉजिस्ट जो है, पैरासाइकोलॉजिस्ट जो है, वो इन सब चीजों पर स्टडी करते हैं। इसी में पास्ट लाइफ को रिमेम्बर, याद करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं कि मुझे पुराना जन्म याद है, उन पर यही पैरासाइकोलॉजी वाले स्टडी करते हैं। अब इस पैरासाइकोलॉजी में और क्या क्या आता है, एक तो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन आ गया। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी डेथ को या दूसरे की डेथ को होने से पहले ही भांप लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस व्यक्ति का अब अंत आ गया। वो कुछ और नहीं समझ पाते, लेकिन सिर्फ डेथ समझेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रास्ते पे चल रहे हैं और अचानक से उनको सेंस आएगा कि अभी यहीं एक एक्सीडेंट होगा, और तुरंत 10 सेकंड बाद वहीं हो जाता है। ये 10 सेकंड तो मैंने बहुत बोला है। मतलब आप अगर इस चीज का अनुभव करेंगे कभी तो आपको बिल्कुल ये समझ आएगा कि जितनी देर में मुझे पता चला उतनी देर में एक्सीडेंट हो गया, मतलब इतना भी समय नहीं मिलता कि आप उसको रोक सके। फिर आपको ये लगेगा कि नहीं, प्रकृति जो करती है ना उसमें आपको हस्तक्षेप करने का मौका नहीं देती। वो बता जरूर देगी कि मैं एक करने वाली हूँ, लेकिन फिर भी आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शक्तियां बहुत माहिर है, तो कई बार रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली नहीं रोक सकते, उसको हटा देगी प्रकृति। एक बार रोक ले, दो बार रोक ले रास्ते से, फिर उसको कमजोर करके हटा दिया जाता है, वो एक अलग मैटर है। इसके बाद एक और चीज होती है जो, अब ऐसे क्लेम होते हैं कि कोई व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए मूव कर सकता है। ये सब भी आपने सुना होगा, वो टच नहीं कर रहा है लेकिन वो ऑब्जेक्ट मूव कर पाता है। और पहले ये सब चीजों पर बहुत, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले तंत्र की कुछ शाखाओं में इन सब चीजों पर बहुत प्रयोग किया करते थे लोग, आंखों के माध्यम से चीजों को मूव करने में। अब लोग करते हैं हाथों के माध्यम से, लेकिन टच नहीं करते, दूर से करने का प्रयास करते हैं। वो भी पैरासाइकोलॉजी की स्टडी में ही आता है। और अंतिम बात है पुनर्जन्म, जिसको आप कहते हैं री इनकारनेशन। और एक पॉइंट, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको भूत दिखाई देते हैं, भूत का एहसास होता है। तो ये सब पैरासाइकोलॉजी में आएगा, और ये पैरासाइकोलॉजी को स्टडी करने वाले जो वैज्ञानिक होंगे वही पास्ट लाइफ को स्टडी करेंगे। अभी तक इस मैटर में आपका कोई सवाल है किसी का? खास करके जो बेसिक्स है, बेसिक में है। मैं चीजों को ज्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा, नहीं तो फिर हम भटक जाएंगे अपने मुद्दे से। इस पर बात तो बहुत की जा सकती। तो अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे कुछ चीजें बताऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वैसे तो पूरी दुनिया में इस पैरासाइकोलॉजी या मनोविज्ञान पे बहुत काम हुआ है, लेकिन भारत में भी कुछ काम हुआ है आज से कुछ 50-60 वर्ष पहले।
ये पैरासाइकोलॉजी जो ये कहती है कि पुनर्जन्म होता है, पास्ट लाइफ होती है, कैसे होती है क्या होती है ये उसको पता नहीं है, लेकिन होती है वो ये जान पाई है अभी तक। इसको रास्ता है सिद्ध करने का, कैसे सिद्ध करें ये होता है। इस पर 50-60 वर्ष पहले की एक मैं आपको घटना बताता हूँ। ये जो घटना की मैं बात करूंगा उस समय में अखबार वगैरह में भी छपी थी। एक व्यक्ति थे, पीएल अत्रे, बनारस यूनिवर्सिटी में, और उनके पुत्र थे, उनका नाम था एसपी अत्रे। इन दोनों ने भारतीय मनोविज्ञान पे बहुत काम किया है। उस समय में इनकी किताबें वगैरह भी आती थी, अब तो शायद आउट ऑफ प्रिंट है, मैंने खोजने का प्रयास किया लेकिन अब वो आउट ऑफ प्रिंट था। तो अंधविश्वास, भूत प्रेत, पुनर्जन्म, है ना, और ये जितनी चीजों पे हमने बात की जो ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन में आती है, इन सब चीजों पे उन्होंने काम किया है। तो इनके अध्ययन में आया उस समय में, आप में से कोई नोट पे नहीं है सर, इनके अध्ययन में आया उस समय में जब ये काम कर रहे थे, तो इनको पता चला कि मनुष्य के दिमाग की असल में क्षमता बहुत है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि आदमी अपने दिमाग का कोई 5% यूज कर पाता है, 4.5-5, उससे ज्यादा यूज नहीं कर पाता। तो इनके अध्ययन में भी यही बात आई, और ये कहने लगे कि मनुष्य उस क्षमता को विकसित नहीं कर पाता। योगी कर लेता है कई बार, साधक कर लेता है। वो जो साधक करता है वो किसी वैज्ञानिक सूत्र से जाकर तो नहीं करता, लेकिन वो कुछ करता है, उसको वो साधना करता है, अपनी ही दिनचर्या में कुछ करता रहता है जिससे कि वो चेंज हो जाता है। वैज्ञानिक नहीं मानते उसको। जैसे वैज्ञानिक इस बात को शायद अभी तक नहीं मानते हैं कि एक व्यक्ति अगर अपने सीमेन को रिटेन करे तो उसकी शक्तियां बहुत अलग दर्जे की हो सकती। डॉक्टर इस बात को नहीं मानते, लेकिन योग कहता है कि ये करने से कुछ होगा। तो वही साधक ये सब चीजें करता है, और वो जब एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को जगाता है, सबसे पहला मामला तो ये है, जैसे ही आप साधना में उतरेंगे ना, सबसे पहला मामला तो ये है कि आपका वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जागने लगता है। आप बाहर से शांत होने लगते हैं और भीतर कुछ व्यक्त करने लगता है अपने आप। और जब वो इस चीजों को एक्टिवेट करते हैं तो कुछ चीजें उन्हें फील होती है जो दूसरी दुनिया से कनेक्टेड हो गई है, ऐसा लगता है। उनको वो आंखों से नहीं दिख रहा, उनको वो कानों से नहीं सुन रहा, उनको वो इंद्रियों से नहीं आभास आ रहा उनका, लेकिन फिर भी वो उसको आभास करते हैं कि वो है, एग्जिस्टेंस फील होती है कि वो है। तो ऐसे ही जयपुर यूनिवर्सिटी में कुछ काम किया गया, कोई 60-65-70 साल पहले। वहां पर चेयरमैन थे उस समय में डॉक्टर बैनर्जी, जयपुर यूनिवर्सिटी में, और ये भी उन्हीं सब चीजों पे काम करते थे। कुरुक्षेत्र में एक संस्था थी, संस्था नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी का ही पार्ट था, वो भी इस पर काम करता था। तो 1978 के आसपास एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ये कहानी मैंने पहले भी सुनाई है, जो लोग जैसे विश्वप्रिया जी पहले मौजूद थे उस समय में, उनको शायद ये रिकॉल हो रही है। 1978 में ये प्रयोग किया गया, ये एक्सपेरिमेंट किया गया। एक व्यक्ति को उन लोगों ने, एक व्यक्ति के कांटेक्ट में आ गए वो लोग, जो दीवार के पार चीजों को देख सकता था, मतलब बिना मौजूद हुए चीजों को कहीं भी वो देख सकता था और पता लगा सकता था कि क्या हुआ है। वो कोई साइंटिफिक व्यक्ति नहीं था, तर्कवादी व्यक्ति नहीं था, लेकिन साधक था। साधना से, पूजा पाठ से अपने को इस स्थान पर पहुंचाया था कि वो कर सकता। तो अच्छा, उस व्यक्ति का दायरा कितना था? कोई 2-4-5 हाथ नहीं, या 2-4-10 मीटर नहीं, 10 किलोमीटर का दायरा बना लिया था उसने। 10 किलोमीटर तक
10 किलोमीटर तक उसको बताया जाए कि फलाने के बारे में बताओ, तो वो वहां तक बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम में, रियल टाइम में, जैसे आपको पता चलता है आजकल, वो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के बता सकता है। 60-70 साल पहले की बात। तो उस पर एक प्रयोग किया गया। एक कमरे में उसको बिठाया गया और पहले उसकी आंखों में पट्टियां बांध दी गई, और इस बात का पता लगा लिया गया कि वो क्या भाषा जानते हैं, क्या नहीं जानते, कि क्या उसको आता है, क्योंकि साधक है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो पता लगाना होगा ना क्या है इसका। तो सारी वो चीजें वैज्ञानिक ढंग से उन लोगों ने पता लगा ली। और ये एक डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, मतलब एक प्रयोग हो रहा है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन अभी नहीं किया गया, बस प्रयोग हो रहा है। तो कमरे में उनको पट्टी बांधकर, आंखों पे आटा लगाकर, फिर पट्टी बांधकर उसको बिठा दिया गया। और दीवार के उस पार दूसरे कमरे में एक व्यक्ति बैठ गए। उनका नाम था डीएन शास्त्री। और वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। तो ये डॉक्टर डीएन शास्त्री, जो संस्कृत के विज्ञान थे, वो रशिया में भी थोड़े टाइम रह के आए थे। उन्होंने क्या किया, एक पेपर, मतलब वहां जो व्यवस्था थी लिखने की, एक पेपर और पेन तो उस व्यक्ति को दिया गया आंखों पे पट्टी बांधकर, और यहाँ पर ये रशियन में कुछ लिखने लगे। बोला गया कि तुमको देखना है कि वो क्या लिख रहा है। अब उस आदमी को रशियन तो आती नहीं थी, और यहाँ डीएन शास्त्री ने लिखा पूरा मामला। और उधर से जब उस कमरे में पट्टी उसकी उतारी गई, तो उसके पेपर को जब वो लेकर के आया, तो उसमें सेम रशियन भाषा में वो चीजें लिखी हुई जो इसने लिखी थी। तो उसको पूछा गया कि तुम ये रशियन तो जानते नहीं हो, फिर कैसे लिख, पहले तो ये आश्चर्य कि तुमने दीवार के पार देख के सेम टू सेम लिख लिया। बोला देखिए, मुझे ये तो समझ ही नहीं आया कि आप क्या लिख रहे थे, लेकिन मुझे ये पता है कि आप कुछ आकृतियां बना रहे थे, और जैसे जैसे आप बना रहे थे वैसे वैसे मैं बनाता गया, तो मैंने ये लिख दिया। वहां पर उन लोगों को ये प्रूफ हुआ कि ये ऐसा मामला है। फिर इसको आगे जाकर जयपुर यूनिवर्सिटी में, जिसकी मैंने बात की, वहां जाकर इसको फिर से डेमोन्स्ट्रेट किया गया। और वहां इन लोगों का सिस्टम क्या है, ये लोग पहले किसी चीज को जब कोई क्लेम करता है ना, जैसे कोई बोले, बच्चा 5 साल का बच्चा बोलने लगे कि मैं तो फला जगह का व्यक्ति हूँ, यहाँ का नहीं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, है ना, मेरा घर है, तो मुझे वहां जाना है, ऐसा होता है, कई घटनाएं होती। अब तो यूट्यूब का मामला है हमारे सामने, आप खोल के देखेंगे तो वहां भी कई घटनाएं दिख जाए। लोग क्लेम करते हैं, समाचार वाले भी आजकल उनको। तो जब ऐसा होता है तो वो क्या करते हैं, ताश के पत्ते रखते हैं और उसके आंख पे पट्टी बांध देते हैं। वो ये एक्चुअली वो ये जानना चाहते हैं कि कहीं इसका कोई एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जागृत तो नहीं है, कि ये कहीं देख लेता है और कहीं इसने देख लिया हो कुछ। और अब ये 5 साल का बच्चा है, क्योंकि बुद्धि नहीं है, तो वो उससे कनेक्ट हो गया हो। क्योंकि ये चीजें बच्चों में ही ज्यादा होती है ना। 50 साल का एक आदमी नहीं बोलता कि मैं फला जगह जन्म मैंने लिया था, 5 साल 7 साल के बच्चे बोलते हैं। और अगर उस बच्चे में एक्सीडेंटली ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जाग गया है, तो हो सकता है कि उसने कुछ देख कर कनेक्ट कर लिया हो अपने से। तो वो क्या करते हैं, वो ताश के पत्ते रखते हैं और वो पूछते हैं कि कौन सा पत्ता निकला बताओ, क्योंकि उसको दिखेगा। उनको पता है कि उसको दिखेगा, वो बता देगा। जब वो नहीं बता पाता, तब वो इस बात को निश्चित कर लेते हैं कि जरूर इसको कुछ ना कुछ याद आ रहा है, कुछ इसकी मेमोरी में आ रहा है। तो वहां जयपुर यूनिवर्सिटी में फिर ले जाया गया उसको, और ताश के पत्तों पर पहले प्रयोग हुआ, वो फाइनल प्रयोग वो था। और वहां पर इन चीजों को करने के बाद उसको पूछा गया कि तुम्हारी रेंज कितनी है। तो वो कहता है मेरी रेंज 10 किलोमीटर, मैं 10 किलोमीटर तक देख सकता हूँ। तो वहां पर उसको बोला गया, किसी दूसरे को बोला गया कि 10 किलोमीटर के दायरे में तुम किसी को जानते हो क्या। तो दूसरे व्यक्ति ने बोला हाँ, मैं फला व्यक्ति को जानता हूँ, फलानी गली में इसका घर है, इस दिशा में ये गली है। तो उस आदमी को पूछा गया कि इस दिशा में देखना शुरू करो, ये ऐसे घर है, और जरा बताओ कि इस समय क्या हो रहा है। वो उस समय था करीब 2:30 बज रहे थे उस समय। और उसने बताया कि वहां पर उस घर में एक स्त्री है, फीमेल है, जो खाना बना रही है, कुछ किचन में काम कर रही है। उसने इस रंग के कपड़े पहने हैं, वहां पर एक घड़ी है, इस प्रकार से टेबल रखी हुई है।
वहां पर कोई आदमी नहीं है, ये सारी बातें बताएगी। और एक आदमी जब जा करके उसी समय देखता है वहां पर, तो वो भी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाया कि ये हो रहा है, वो दोनों सेम निकली थी। क्योंकि 70 साल पहले की बात है, तुरंत मोबाइल से फोन करके तो पूछ नहीं सकते। यहाँ ये बता रहा है, और उधर एक आदमी को भेज दिया गया कि वहां जो भी हो रहा है तुम भी पेपर पे लिख के ले आओ, दोनों बातें मिल जाएगी। दोनों बातें मिल जाती। तब हालांकि वो लोग थोड़ा हैरान भी होते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे कुछ घटनाएं ऐसी देख चुके थे, तो वो ये कहने लगे कि इसको बंद करने का कोई उपाय बताओ, कि लैब में हम कुछ ऐसा कर सकें प्रयोग कि इसको बंद कर सकें। नहीं तो ये चीजें तो खतरनाक है सोसाइटी के लिए, लेकिन इसको बंद नहीं किया जा सकता। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों में किसी एक्सीडेंटली ये चीजें जागृत हो जाती है। आपने महाभारत की कहानी तो आप सबको पता है, जहाँ संजय को पता होता था कि युद्ध में क्या हो रहा है। वो वैज्ञानिकों की दृष्टि में एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, दिव्य दृष्टि नहीं है। आपकी नजरों में दिव्य दृष्टि। तो वैज्ञानिक अब ये लोग चिंताग्रस्त हो गए कि इसको बंद कैसे करें, तो बंद तो हो नहीं सकता। फिर एक घटना और होती है। वो जो घटना होती है वो घटना दिल्ली के आसपास घटती है। अभी तो मैंने बताया 1978 के आसपास की घटना। इसके पहले की एक घटना है 1964 के आसपास। ये जो कुरुक्षेत्र वाले लोग हैं जो इस पर काम कर रहे थे, उनके पास एक सूचना आती है कि पंजाब में एक स्थान है मानसा। वहां पर एक आदमी है, एक बच्चा है, 5 साल का लड़का। वो ये कहता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरा घर तो दिल्ली के पास है। दिल्ली में कहीं मैं रहता हूँ, वहां मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी दुकान है। तो ये बातें जब वो 5 साल का बच्चा बहुत बोलने लगा, स्टार्टिंग में वो यही बोलता था कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरा मकान ये नहीं है। फिर धीरे धीरे पूछा गया तो वो बताने लगा कि दिल्ली में फलानी जगह पर रहता हूँ मैं। और मुझे इतना ही याद है कि कुछ हुआ था मेरे साथ, और उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है। उसका एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था कुछ, बिजली के साथ वो कर रहा था और करंट लग के झटके से मर गया। वो मेमोरी उसको वहां पर क्लियर नहीं थी कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उसको धुंधली सी यादें आती थी कि मैं, कुछ हो गया था, मुझे कोई एक्सीडेंट हो गया था। और जब वो ये बातें करता था तो यही जो इस पर रिसर्च करने वाले लोग हैं उनको पता चला, वो वहां पहुंचे। पहुंचे तो फिर प्रोग्राम बनाया गया है कि चलो दिल्ली जाकर पता करते हैं इसके बारे में। तो वो उसने जो जगह बताई उस समय में, वो बता रहा था कि दिल्ली में ये फला कोई मस्जिद है, उसके बगल से एक गली जाती है ना, लाल लाल कुआं नाम की जगह है वो। और वहीं पर मेरा कोई छज्जू लाल कट रहा है, उसके अगल बगल से कोई गली वली जा करके वहां पर घर है। वो बता रहा था ये नाम। वहां जाके देखा उन लोगों ने, फिर वापस आए तो बोला हाँ ये चीजें तो है। वहां पर घर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हाँ ये चीजें तो है। फिर वो उसके साथ उस बच्चे को लेकर के पहुंचते हैं दिल्ली। और दिल्ली स्टेशन पे और भी लोग आ गए थे उस समय जो इन चीजों के बारे में, और देश के बाहर कहीं काम होता था, वो लोग भी पहुंच गए थे। तो उन लोगों ने क्या किया, पहले ही जाकर इस बात को चेक कर लिया कि क्या वहां कोई जगह है। तो बिल्कुल वहां पर वो पहुंच गए जहां पर वो घर था। मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो जब वहां वो पहुंच गए तो फिर उनको तो क्लियर हो गया कि ये है। इस बच्चे को ये बातें या तो किसी ने बता दी है, अगर बता दिए तो कैसे प्रूफ होगा। तो ऐसे प्रूफ होगा कि इस बच्चे को स्टेशन से छोड़ देंगे और ये खुद ही वहां पहुंच जाएगा। अगर अगर ये खुद ही वहां पहुंच जाता है, जो कभी दिल्ली ना आया हो, अगर वो खुद ही वहां पहुंच जाता है, तो इसका मतलब कि ये किसी चीज को रिकॉल कर पा रहा है। उसको बिठा दिया गया, जो भी वाहन वहां मौजूद था।
और वो एकदम बिल्कुल वहां उस जगह पर पहुंचता था, और जो गली थी वो, जहाँ के बाद वो मकान मंदिर सब, वो कहता था एक मंदिर है वहां घर के पास। तो वो जो मंदिर मंदिर की जगह थी वो उसको मिल ही नहीं पाती थी। वो वहां से लौट कर फिर वहीं स्टेशन, फिर दोबारा प्रयास किया गया, फिर वो वहीं जाए और वहीं से वापस। 3 4 बार ऐसा हुआ। अब उसको पूछा जाए तो वो ये कहता है कि नहीं, वहां तक तो मैं जा पाता हूँ, उसके आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वहां पर जगह बदली हुई सी है कुछ, अंधेरी सी जगह थी वहां, वो है नहीं अब। तो फिर ये लोग सब साथ में जाते हैं, और वहां जाकर जब पता किया जाता है तो कुछ लोग बताते हैं कि हाँ, यहाँ पर एक अंधेरी सी जगह थी, एक दीवार थी जिसको तोड़ करके अब हटा दिया गया है, तो रोशनी हो गई है। तो वो कहते हैं हाँ, यही जगह है इसका मतलब। तो उस गली में उसको घुसाया गया, तो घुसते ही वो मंदिर के पुजारी जी को देख करके जाकर उसकी बाहें पकड़ लेता है कि बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं। और वो ये जब 2 3 घटनाएं बताता है बातें होने पर, तो पंडित जी बोलते हैं कि तुम्हारा बाप तो तुम्हारी मृत्यु के बाद पागल सा हो गया है। तो अब क्या है, यहाँ पर एक खतरा है कि पंडित जी ने अगर सारी बातें बता दी तो हम और नहीं पता लगा पाएंगे कि वो क्या क्या रिकॉल कर रहा है, तो उनको ज्यादा बताने नहीं दिया गया। और फिर उसको ले जाया गया घर। घर ले जाया गया तो वो अपनी पत्नी को पहचाना, अपने बच्चों को पहचाना, सबको पहचाना, पिता को पहचाना, सबको मिला। तो वहां ये क्लियर हो गया कि ये चीजें है। और भी 1 2 घटनाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं ज्यादा कहानियां सुनाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से पता लगा सकते हैं, लगाया जा सकता है, लोगों को पता लग जाता है कि ये ऐसे हुआ। और वो बताते हैं फिर कि उसको करंट लगा था, और करंट लगने के बाद उसकी डेथ हो गई तुरंत। अब मैं आपको एक क्लू और देता हूँ। प्रकृति का एक नियम है। हम ये कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि जो लोग अतृप्त मर जाते हैं, एक्सीडेंट से मर गए, कम उम्र में मर गए, आधी उम्र में मौत हो गई, बीमार हुए बिना मर गए, जो जिन्होंने अपनी यात्रा पूरी नहीं की वो भूत बन जाते हैं, या उनका पुनर्जन्म बहुत जल्दी हो जाता है उसी यादों के साथ। क्यों हो जाता है? असल में होता क्या है कि जब मेमोरी का जो हमारा सिस्टम है उसको झटके से तोड़ दिया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हुआ और 6 8 महीने, 5 साल, 10 साल बीमारी में गुजार दिए, फिर मरा। 8 महीने बिता दिए, 2 साल बिता दिए, फिर मरा। तो उसकी मेमोरी का जो सिस्टम है ना, उसको पता हो जाता है कि अब मुझे कोलेप्स कर जाना है, या मुझे इनक्रिप्टेड हो जाना है। क्योंकि जाना है, उसको पता होता है ना कि अब जाना है, बीमार हो चुका हूं। तो वो मेमोरी अपने को इनक्रिप्ट करती है। लेकिन जब ये चीजें झटके से होती है, एक्सीडेंट से हो गई, झटके से किसी का मर्डर हो गया, तो वो जब मेमोरी है ना, वो अपने को इनक्रिप्ट नहीं कर पाती, उतना समय नहीं मिल पाता कि वो इनक्रिप्ट कर पाए। और जिनके इनक्रिप्शन नहीं हो पाते बहुत अच्छे से, उनको ही बाद में वो मेमोरी याद आती। ये सीक्रेट है। तो जिनके इंक्रिप्शन हो जाएंगे उनको बहुत रिकॉल करना पड़ेगा, उनको फिर से डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, एक पूरी साधना से गुजरना पड़ेगा, एक पूरी व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा, फिर वो आएंगे यार। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले ये बात तो समझते नहीं है कि मेमोरी अपने को अगर इंक्रिप्ट कर लिए तो डिक्रिप्ट वही खुद ही करेगी, आप नहीं कर सकते। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बाजार चल रहा है। मैंने जो फ्री क्लास ली थी इस पूरे कोर्स की, उसमें मैंने कह दिया था कि बाजार चल रहा है। और मार्केट में इन सब चीजों से अब यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, या जो भी इस कोर्स में अब आगे बढ़ेंगे, वो आगे से इन चीजों में नहीं उलझेंगे। अगर बुद्धिमत्ता से मेरी बातों को समझ लिया तो, नहीं तो फिर तो आपका जीवन है उलझते रहेगी। तो यही एक कारण है कि हम ये कहते हैं कि अगर अतृप्त व्यक्ति मरेगा तो वो दोबारा आएगा और याद उसको आ जाएगी। संभावना ज्यादा है कि उसको याद आ जाए, नहीं तो कई बार नहीं भी आती है। कुछ बुद्धि जो बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, वो नहीं याद आ पाती है उन चीजें। जैसे गांव में भी तो बहुत सारे लोग हैं ना जो नदी में डूब के मर जाते होंगे, या अलग अलग ढंग से मर जाते हैं। सबको कहाँ याद आती है?
करंट लग के भी बहुत सारे लोग मरते हैं, सबको याद नहीं आता। जिनकी मेमोरी डिक्रिप्ट रह गई है, इनक्रिप्ट नहीं हो पाई है, वो संभावना ज्यादा बनाते हैं कि वो मेमोरी को रिकॉल कर लें। उसमें से भी कुछ प्रतिशत ही हैं, सबकी नहीं होती। कुछ प्रतिशत ऐसे हैं जिनकी हो जाती है। इसी प्रकार से एक घटना उसी आसपास के टाइम स्पेन में जयपुर में भी घटती है। जयपुर में भी लोग बोलते हैं, मतलब गांधीनगर जहां पर अभी है, वहां पर गांव वगैरह थे कुछ पुराने। और वहीं पर कोई लड़का बताता है कि मेरा गांव है ना, मेरा मेरे खेत हैं, मेरी लुगाई है। गांव का था वो, मेरी भैंसे हैं। फिर उसको पकड़ा जाता है इसी तरीके से, फिर वहीं पहुंचा जाता है, तो वो ताश के पत्तों पे चेक करके उसके बाद फिर वहां पर पहुंचा जाता है, तो वो सब प्रूफ हो जाता है। तो ये तो थी प्रूफ करने की बात, कि वैज्ञानिक ढंग से आप लोगों को बता सकते हैं कि भाई देखो ऐसा ऐसा काम चल रहा है और ये चीजें होती है। लेकिन कितना है नहीं है, अब तुम पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर व्यक्ति के बारे में अगर बोला जाए, जैसे अभी कुछ कुछ वर्षों में ही पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा बूम कर रही है, पहले नहीं थी। आज से 40 साल पहले पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी पर बात नहीं करते थे लोग। आज तो जनरल हो गई है, हर नया एस्ट्रोलॉजर पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा है। नए पुराने की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी बता रहा है पास्ट लाइफ, जिसको अपने, आप सोचिए कि 40 दिन पहले क्या खाया था, ये याद है आपको? 50 दिन पहले क्या खाया था, याद है आप? जो खाया था वो याद नहीं है। मर के पिछले जन्म में क्या थे वो याद दिलाने कैसे बैठेंगे लोग? तो बहुत क्रिटिकल मामला है। और दूसरी बात ये है कि हम वेरीफाई नहीं कर सकते। अगर किसी दुखी व्यक्ति को कह दिया जाए कि तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुमने पिछले जन्म में एक बिल्ली को मारा था, तो वो कैसे वेरीफाई करेगा? और अगर वो वेरीफाई नहीं कर पाता तो खतरा और बढ़ जाता है। तो वेरीफाई करने का एक ही तरीका है, इस समय में मिलने वाले रिजल्ट्स। और जब रिजल्ट मिलेंगे तो एक दो पॉइंट है जो समझने के लिए बहुत आवश्यक है, जिसमें से एक पॉइंट ये है कि जब भी पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई चीज होगी, तो वो अपने उसी पुराने पैटर्न को दोहराएगी। जैसे अगर पिछले जन्म में किसी ने बिल्ली को मारा, तो किसी कारण से मारा होगा ना, या तो गुस्से में मार दिया, या गलती से मार दिया। तो अब इस जन्म में उसका असर दिखने लगेगा। क्या असर दिख सकता है? ये दिख सकता है कि वो बिल्ली से डरता हो, बिल्ली की आवाजें उसको कुछ इरिटेट करती है, मतलब उसका कोई सिग्निफिकेंट संबंध हो जाएगा उस बिल्ली से। वो क्लू की तरह काम करेगी वो चीजें आपको समझने के लिए। तो आप पूछेंगे कि क्या तुम्हें ऐसा कुछ फील होता है? पत्नी का अगर कर्ज है, या पति का कर्ज है, या भाई का कर्ज है किसी को, तो उसको उसी भाई से, उसी पत्नी से, जो अभी इस जन्म में है, कुछ सिग्निफिकेंट अनुभव होंगे। कैसे अनुभव? सपोज कीजिए कि किसी को कर्ज है पिछले जन्म से स्पाउस का, और इस जन्म में उसका स्पाउस बहुत प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम करता है। तो वो ये बताएगा कि मुझे ऐसा फील होता है कि ये किसी जन्म का कोई चक्कर है, क्योंकि इसके आने से पहले तो सब ठीक था। और वो कई चीजें फील करेगा कि मैं कुछ चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाता। जब वो चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाएगी इस जन्म की, तब आपको समझ लेना है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो पिछले जन्म का मामला है इसके साथ। 1 मिनट में देख लेता हूँ किसी और ने भी रजिस्टर किया है क्या क्लास में।
ठीक है। तो सिम्टम्स को आपको पकड़ना है, उस व्यक्ति के एक उसी पार्ट में लाइफ के बहुत ज्यादा गांठें बंधी हुई से आपको फील हो। अब आते हैं आज के, जो हमारा आज जो हमें पढ़ना है वो क्या है। वो ये पढ़ना है कि बहुत बेसिक से जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये समझ आएगा हमें कि अब सवाल उठता है ना कुछ लोगों को कि सर ये फला लग्न हमें क्यों मिला। आजकल तो लोग लग्न क्यों मिला इसका भी पास्ट लाइफ कनेक्शन बता रहे हैं, जबकि मैं ये कहता हूँ कि आपकी पूरी जो कुंडली है वो सारी की सारी पास्ट लाइफ की कुंडली है, इस लाइफ की कुंडली है ही नहीं। लग्न उस समय का क्यों मिला इसका पास्ट लाइफ कनेक्शन, मून इस समय का क्यों मिला इसका पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर है, लेकिन वैसे नहीं है जैसे हम पकड़ रहे हैं। जैसे मैं कहता था 40 साल पहले किसी की पास्ट लाइफ पर कोई ध्यान नहीं था, आपको क्या लगता है 40 साल पहले लोग मूर्ख थे? हमारे ऋषियों ने जो क्लासिकल बुक्स लिखी उसमें पास्ट लाइफ पर कोई बात नहीं की गई, क्या उनको कम आंका जा सकता है क्या बुद्धि में? आज ही इतना पास्ट लाइफ का खेल क्यों चल रहा है? क्योंकि अब हमारे पास कुछ है ही नहीं बेचने को, बेच लिया जितना बेचना था। तमाशा दिखाने वाले के पास जितने जितनी चीजें थी उस सब का तमाशा दिखा चुका हो, तो अब नई चीज का तमाशा दिखाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीजें है नहीं, है तो जरूर अस्तित्व में। और आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 5000 साल पहले भी ये चीजें थी, लेकिन इसको इतना सीक्रेट रखा गया क्योंकि जैसे ही ये चीजें सामने आएगी बस वैसे ही ये इसका उपयोग आज की तरह होने लगेगा। उनको पता था कि क्या होगा दुनिया में, लोग इसका उपयोग करने लगेंगे अपने स्वार्थ के लिए, तो नहीं खोला गया। कुछ 30-40 साल पहले ज्योतिष की दुनिया में किसी एक व्यक्ति ने नाम लिया पास्ट लाइफ, और बस उस एक व्यक्ति के बाद एक श्रृंखला बन गई कि अब तो सब पास्ट लाइफ पास्ट लाइफ पास्ट लाइफ पर चलना। एक ने नाम लिया या दो ने लिया, किसी ग्रुप ने लिया, लेकिन हुआ ऐसे ही। तो अभी की हमारी जो समझ है उसमें हमें ये समझना है कि व्यक्ति को जो लग्न मिला है उसका पास्ट लाइफ से क्या संबंध है। ये बहुत बेसिक है, आज की क्लास में बहुत बेसिक है और आपको इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। हमारे साथ जितने भी लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी चीजें हम क्लास में पढ़ें उसको चार्ट्स पर चेक करें, व्यक्ति पर चेक करें और मुझे असाइनमेंट जरूर भेजें, और नेक्स्ट क्लास में आप कोई ना कोई फीडबैक जरूर। जैसे, अच्छा लग्न की बात करने से पहले कुछ और बात कर लेता हूँ। जैसे हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि पिछले जन्म का कोई एक, पिछले जन्म में कोई एक गांठ है जिसको खोल देंगे ना तो इस जन्म का पूरा एकदम सारा मामला सुधर जाएगा और हम कमाल के हो जाएंगे। इस बात को समझने से पहले मैं आपको दो लाइन बोलकर बताना चाहता हूँ। आपने एक गाना सुना होगा जिसकी लाइन है, पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते ना, दूसरे खिल जाएंगे, वो नहीं खिलेंगे। इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में आपने कुछ कर भी दिया है और इस जन्म में आप उसका सुधार भी करेंगे, तो एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा कुछ भी, क्योंकि जो किया गया था वो किसी और के साथ था। सुधार के रूप में आप किसी और एंटिटी के साथ करेंगे, तो एग्जैक्ट तो सारी गांठें कभी नहीं खुल पाएगी, जबकि एक गांठ है तो वो भी पूरी नहीं खुल पाएगी, लेकिन उसके प्रायश्चित के रूप में हमारे ऋषियों ने बोला है कि तुम ये चीजें कर सकते हो, उससे चीजें धीरे धीरे सुधर जाएगी। ऐसा नहीं कि आज किया और कल सुधर गए, ऐसा नहीं। और दूसरा ये है कि एक जन्म में आदमी इतनी चीजों को छेड़ता है, इतनी चीजों को छेड़ता है कि कब कहाँ कौन से कर्ज को लिया उसने और कब कहाँ कौन से कर्ज और श्राप को दिया उसने या उसका कर्ज चुकाया, ये कहना ही मुश्किल हो जाता है। तो जब कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे ना
कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, पास्ट लाइफ का ऐसा कौन सा कर्म था जिसके कारण मैं इस बंधन में पड़ गया हूँ या इस तकलीफ को पा रहा हूँ। ये सवाल ही गलत। आप अगर अदालत में बैठे रहे, आप मुझे एक बात बताइए कि अदालत में अगर किसी चोर की या मर्डरर की सुनवाई की जाए और उसने 5 मर्डर किए हैं, और अगर जज एक मर्डर के लिए 20 साल निर्धारित करता है जेल के, तो 5 मर्डर के क्या वो उसको 100 साल की जेल देगा? देता है कभी? नहीं देता ना। वो कहता है तुमने 5 मर्डर किए, 20 साल की जेल है तुम्हारी, 20 साल जेल में काट। और एक करेगा तो भी कहेगा 20 साल जेल में काटो। जनरली तो ऐसा ही होगा ना। हम जोड़ के सारी बातों का नहीं बता सकते, उसको नहीं देंगे सजा। प्रकृति भी वैसे ही करती है। वो आपको आज आपके जीवन के जिस सेक्टर का दुख दे रही है, वो आपके पिछले जीवन के कुछ सेक्टर्स के जोड़ के रूप में मिला हुआ रिजल्ट है। और आदमी क्या पूछ रहा है, मुझे बता दो कि मैंने क्या गड़बड़ी की। भाई तुम जो सजा काट रहे हो वो 5 मर्डर की सजा है, तुमको एक मर्डर का कैसे बताएं हम? तो ये क्वेश्चन ही गलत है। और 5 बताना मुश्किल है। तो हमने क्या किया, हमने शास्त्रीय ढंग से, ट्रेडिशनल रूप से इसको कैसे बताया गया कि तुम पर पति का कर्ज है, तुम पर पत्नी का कर्ज है, तुम पर भाई का कर्ज है, तुम पर माता का कर्ज है, तुम पर पितृ का कर्ज कर्ज है, जिसको आप पितृदोष बोलते हैं। वो पितृ का कर्ज ही है। शाप है वो। अब ऐसा नहीं है कि आपने पिछले जन्म में अपने पिता को मार दिया था या उसको तकलीफ दी है तभी आप पितृ कर्ज झेल रहे हैं। पिछले जन्म में आपके पिता स्वरूप या उसके पीछे आपके पिता स्वरूप जो भी चीजें थी, व्यक्ति, चाचा थे आपके, ताऊ थे आपके, पिता थे आपके, गुरु थे आपके, है ना, या मंदिर में भगवान थे कोई, वो सब अगर पिता के रूप में आते हैं तो फिर आपको उसी पिता के रूप का एक कर्ज मिल जाता है। वो कैटेगरी है। पितृ कर्ज का मतलब ये नहीं कि वो पिता से जुड़ा हुआ है मामला। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये क्वेश्चन गलत है कि कोई ये पूछे कि क्या किया था बता दो, बहुत दुखी हूँ, 10 एस्ट्रोलॉजर के पास से घूम के आ गया। मेरे पास ऐसे आते हैं, कोई ईमेल करता है, कोई पूछता है, सर प्लीज बता दीजिए क्या किया था, आखिर ऐसा किया क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सच्चा हूं इसीलिए बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और दुनिया में कोई बताता है तो उसके बताए हुए पर पहले अविश्वास करना, सबसे पहले। क्योंकि अगर तुमने विश्वास कर लिया ना तो तुम अपने को गिल्ट में डाल दोगे। इसलिए पहले अविश्वास करना और खोजना, समझने का प्रयास करना इस विज्ञान को कि ये है क्या। तो कुछ चीजों का हमें यहाँ पर भोग मिलता है, कुछ का आगे मिलेगा, कुछ का बचेगा, कुछ का छूटेगा। कुछ यहाँ भोगने के दौरान हम फिर क्रिएट कर लेंगे। इसीलिए ये माया जाल बन जाता है। और अगर इतना आसान होता है कि ज्योतिष को आपने देखा, ज्योतिषी को कुंडली दिखाई और उसने बता दिया कि ये कर्म के कारण तुमको हो रहा है और तुम बस फटाक से इस कर्म को खत्म करो, अपना जो पेमेंट करना है, कर्ज उतारना है करके खत्म करो, और तुम्हारा, अगर ऐसा होता तो हम तो मोक्ष पाने में 2 जन्म लेते। वो एस्ट्रोलॉजर का खुद मोक्ष हो गया होता अभी तक। हो गया होता कि नहीं? तो पहले अपने कर्जे सारे चुका लेता ना वो। लेकिन ऐसा है नहीं। जितना आप फंसे हैं ना उतना ही वो एस्ट्रोलॉजर भी फंसा हुआ है जो बता रहा है। उसमें भेद नहीं है कुछ भी। वो अपनी फांस से फंसा है और आप अपनी फांस से फंसे हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर वो फंसा है तो आपको निकाल नहीं सकता। ये भी नहीं। ऐसा कई बार होता है, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है। वो जितने ऊंचे तल का आदमी देखती है उसको उतने ही कठोर जाल में फंसाती है। तो अगर कोई ऊंचे तल का आदमी है और नीचे तल का उसको कोई जाल दिख रहा है तो वो उसको निकाल सकता है। अब उसको निकालने के लिए कोई उसके ऊपर वाला चाहिए। तो ये खेल है एक्चुअली लेवल्स लेवल्स का। तो ये भी नहीं कहना है कि अगर किसी को अपने नहीं पूरे हो रहे, अगर अपना पेट नहीं भर रहा तो वो आपका पेट नहीं भर सकता।
ये भी विश्वास नहीं करना है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि किसी को सिगरेट की आदत है, लेकिन वो आपकी सिगरेट छुड़ाने का बड़ा प्रयास कर रहा है। ये ऐसा हो सकता है। तो पूरी तरह से भरोसा भी नहीं करना और पूरी तरह से नकार भी नहीं देना। दूसरा एक पॉइंट, कि बहुत मामलों में इस बात के लिए क्लियर हो जाना है कि आत्मा जब री इंकारनेशन में आती है, तो ऐसा नहीं होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि आदमी से कोई कुत्ता बन गया, आदमी से कोई बंदर बन गया। क्योंकि आदमी से जैसे ही बंदर बन जाएगा ना, वो जो मेमोरी का सीक्वेंस आ रहा था वो टूट जाएगा अपने आप ही। जो पिछले 4 जन्मों का सीक्वेंस आ रहा था, अब वो बंदर बन गया। अब अगले जन्म में आदमी बनेगा, तो बीच में बंदर की मेमोरी घुस जाएगी ना, कर्मों के सीक्वेंस में। तो प्रकृति ऐसा करती नहीं है जनरली, ये तभी करती है जब बहुत निकृष्ट आत्मा है। फिर वो बंदर से फिर अलग उसकी उसका रूट बनेगा, फिर वो फिर से आएगा। तो वो जल्दी नहीं करती है प्रकृति। इवन की प्रकृति तो पुरुष को भी स्त्री नहीं बनाती जल्दी। कई मामलों में ऐसा हो सकता है कि अगर आज कोई पुरुष है, तो पिछले 2 3 4 जन्मों से वो पुरुष पुरुष ही रहा हो। अगर आज कोई स्त्री है, तो पिछले 2 3 4 जन्मों से वो स्त्री ही रहा है। वो स्त्रियां जिनमें स्त्री का तत्व बहुत ज्यादा है, वो पिछले कुछ जन्मों से स्त्री हो सकती है। लेकिन जो अभी अभी स्त्री बनी है, उसी के साथ ये गड़बड़ियां हो जाती है कि वो किन्नर के रूप में या स्त्री में भी पुरुष के तत्व के रूप में पैदा होगा। ये सब एक्सीडेंटल है मामला। जिसमें बहुत स्त्री का तत्व नहीं है स्त्री में, वो अभी ही कुछ जन्मों पहले पुरुष से स्त्री में ट्रांसफर हुई होगी। ऐसा समझ सकते हैं बिल्कुल, अगर मस्कुलिन क्वालिटी है। तो ये पास्ट लाइफ को समझने का मामला सिर्फ ज्योतिष में ही बंधा हुआ नहीं। जैसे मैं आपको पूछता हूँ, अभी आप देख रहे हैं ना कि आप अपना मोबाइल खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, फेसबुक खोलिए, यूट्यूब में शॉर्ट्स हैं, इंस्टाग्राम में रील है, और सब जगह बातें करते हुए, कंटेंट दिखाते हुए कम लोग मिलेंगे, लेकिन डांस नाच करते हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आप, मेल फीमेल जो भी हो। और अगर मेल भी है तो कुछ फुहड़ता करता हुआ सा दिख जाएगा। पैसे तो बहुत कमा लिए, नाम तो बहुत कमा लिया, क्योंकि ज्यादातर संख्या वही है, तो लोगों को नाम भी मिल जाता है, उसी फुहड़ता से नाम भी मिल जाता है। लेकिन जो एक्चुअली चीजों के तथ्यों को समझते हैं, वो उन चीजों पर उसको नाम नहीं देंगे। तुमको कोई वाहवाही उससे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। लेकिन एक फीमेल या एक मेल जो फुहड़ता से नाच रहा है, उसको भी अगर फेम मिल जाए जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? फेम तो ऐसे ही नहीं मिलता ना। फेम मिलने का मतलब है कि आपने पास्ट लाइफ से कुछ तो लाया है आप, तभी फेम मिलता है। सारी चीजों में तो पिछले जन्म का कुछ खेल है। और यहाँ फेम भी मिल गया और वो कोई टैलेंट भी नहीं है उसमें, तो क्या है? एक्चुअली ये सारी, और ये अभी ही सब, जैसे कोई कुकुर मुत्ते जन्म लेते हैं ना बरसात में, वैसे जन्म ले लिए हैं पिछले कुछ सालों में ये लोग, टिकटॉक आने के बाद। और अब तो 3 3 4 4 साल के बच्चों में भी ये चीजें देखने को मिल रही है। क्या, कैसे हो रहा है ये? कहाँ से आ रही है? और अब ये जन्म लेंगी। और ये एक्चुअली वो आत्माएं थी जो आज से 10,000 साल पहले, 10,000 साल तो बहुत बोल दिया मैंने, 5,000 साल पहले, 7,000 साल पहले, 6,000 साल पहले राजाओं के यहाँ या किसी और के यहाँ ये डांस वगैरह करने वाली, नाचने वाली, है ना, या फिर वधुएं, या फिर कोई किसी को खरीद लाया और उसको अपनी सेवा में प्रस्तुत होने के लिए बोल रहा है, ये सब हुआ करता था पहले। और ये वो आत्माएं इतने लंबे समय से इंतजार करके अब इनको मिला एनवायरनमेंट, तो अब ये जन्म ले रहे हैं। ये जो इतने अच्छे से 3 साल के बच्चे नाच लेते हैं और डायलॉग बोल देते हैं और जो अपनी कला दिखा देते हैं, और आप दंग रह जाते हैं कि इतना अच्छा कैसे नाच रहा है, इसको तो किसी ने नहीं सिखाया। तो हमें ये तो क्लू मिलता है कि कुछ पहले से सीख के लाया है ये, पहले से आया है इसके पास। ये वही लोग हैं जो ये सब किया करते थे। क्योंकि राजाओं के यहाँ तो दासियां हुआ करती थी, 100 100 2 2 सौ 5 5 सौ। एक तरफ सोमरस चल रहा है, एक तरफ दासियां नाच रही है।
वो सब आत्माएं ही इस समय में लगातार जन्म ले रहे हैं क्योंकि इन्वायरमेंट मिल गया है। और इंटेलिजेंट आत्माएं बहुत कम जन्म जन्म ले रही। और एक बात, ये सारी आत्माएं भारत में ही जन्म ले रही हैं। आप देखिए कि ये सब करने वाले ज्यादातर लोग भारतीय ही हैं, जो फुहड़ता से डांस करते हैं या नाचते हैं या फिर इस प्रकार का काम करते हैं, है कि नहीं? मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए। आप लोग अगर देख रहे होंगे इन चीजों को तो आपको पता हो क्यों है भारतीय। क्योंकि भारत की ही परंपरा बहुत पुरानी है और यही यही ये सब होता था। बाकी सारी जगह तो अविकसित थी ना, विकास ही नहीं था। और भारत को इतनी छोटी सी जगह नहीं थी, वो तो आज इतनी छोटी सी जगह है। तो उनको उसी सभ्यता में आना पड़ा। तो ये इस सभ्यता से कनेक्टेड जो भी जगह होंगी, आसपास के और भी जगह हो सकती है भारत के आसपास की, लेकिन सभ्यता यही थी जो पुरानी सभ्यता है, उसी में उनको आना पड़ेगा। तो पुनर्जन्म जब होता है तो व्यक्ति जन्म के पहले, जन्म के समय अपने कर्मों का जो वो सारी मेमोरी इनक्रिप्ट हुई थी ना, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म एक सिग्नल के रूप में मौजूद रहता है, क्योंकि उसको डिक्रिप्ट होना है। और वो डिक्रिप्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि डिक्रिप्शन के लायक सारे एनवायरनमेंट ना मिल जाए। मतलब अगर किसी को पत्नी का कर्ज है या किसी को पिता का कर्ज है, तो उसको वहीं पैदा लेना पड़ेगा, उसी कुल में पैदा लेना पड़ेगा जहां पर उस कर्ज के लिए उचित सुविधा मौजूद है। अब उसको कोई पिता मिलना चाहिए जो कि बीमार है, या कोई ऐसे व्यक्ति का उसको पिता बनाना पड़ेगा जो कि आगे चल के इसके जन्म के 10 साल बाद ऐसा बीमार हो जाए कि अब इसको इसकी सेवा करनी पड़े कर्ज उतारने के लिए। तो प्रकृति खोजती है कि कहाँ ऐसा है, और खोज कर ऐसा नहीं करती कि दिल्ली में जन्मे किसी व्यक्ति को गुजरात भेज दे, बहुत कम ऐसा होता है। और अगर भेज भी देगी तो वो फिर कनेक्टेड होगा, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन रहेगा, या तो लौट आएगा उसके बाद या फिर और। कई बार ऐसा होता है कि कुल भी बदली नहीं होता व्यक्ति का, आसपास के कुल में ही लोग पैदा होते रहते। तो ये सारी टेक्निकलिटी है जो हमें समझनी पड़ेगी पहले। तो लग्न अगर मिला है हमें, इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, नहीं तो सबको नींद आने लगेगी, फिर ज्योतिष से भटकेंगे हम। लग्न अगर मिला है हमें तो इसका मतलब सिर्फ लग्न ही नहीं, आपको जो भी मिला है। जैसे मैंने कहा कि वो बच्चा अगर नाच रहा है और वो रील में वायरल हो गया है, तो वो कैसे वायरल हो गया? आपने वो देखा होगा, वो बिलगेट्स एक चाय वाले के पास आकर के उसको वायरल कर दिया, उस बिलगेट्स ने कुछ दिन पहले। सब जानते हैं ना इसके बारे में। कैसे हो गया ये, उसी को क्यों चुन लिया? कुछ तो बात होगी। हम अगर ये कहते हैं ना कि सर बुरा कर्म करने वाले लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं क्लाइंट, बोलेंगे आपको सर बुरा कर्म करने वाले लोग तो बहुत फल फूल रहे हैं, हम ही अच्छे कर्म करने वाले दुखी हैं। तो इसमें भी एक बात क्लियर कर लिया, एक्चुअली इसमें बोलने के लिए इतना है ना कि मैं कंटेंट के पहले चीजें बताने में समय ले रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी लोगों की तरफ से। एक्चुअली क्या है, अपनी तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा था? क्या थे मेरे तो शब्द बिल कोई बताया? गेट्स बिल गेट्स और वो उनका एग्जाम्पल ले रहे थे आप। नहीं, उसके बाद कुछ और बताने वाला है। कि हाँ, क्यों सर वो। जो ये बुरे लोग कर्म जो बोलते करते हैं, हैं। ये जो लोग बोलते हैं ना कि सर वो तो बहुत सुखी है, बहुत पाप करता है फिर भी सुखी है, गुंडा है फिर भी बहुत पाप। एक तो हमारा जो पैरामीटर है वो चेंज हो गया है। पैसा जिसके पास ज्यादा है, एसी घर में लगा है, गाड़ियां है ना, लोग उसकी सुनते हैं, दबाव बना के रखता है, उसको हम कहते हैं कि वो अच्छा व्यक्ति है, सुख भोग रहा है। जबकि हमारी पूरी व्यवस्था, हमारी पूरी फिलोसफी हजारों सालों से यही कहती आई कि तुम अगर कम कम संसाधन में भी संतुष्ट हो तो ही तुम सही हो, तो ही तुम सुख में हो, नहीं तो तुम दुख में हो। अगर तुम सब कम संसाधनों में भी जमीन पर सोने पर भी सुख की नींद आती है, कि एक बार नींद आई और सीधे सुबह 9 बजे या सुबह 6 बजे या 5 बजे जो भी आपकी टाइम है उसी समय उठेंगे, बीच में कभी नींद ही नहीं खुलती, तो तुम सुखी हो। अगर तुम बीमार नहीं पड़ते तो तुम सुखी हो। लेकिन आज के हमारे पैरामीटर क्या कहते हैं?
बीमार पड़ जाएं लेकिन दिन भर गोली खाते रहें, लेकिन गोली का पैसा मौजूद होना चाहिए, तुम सुखी हैं। तो हमारे पैरामीटर बदल गए हैं। प्रकृति ऐसे नहीं चलती। प्रकृति कहती है कि प्राकृतिक रूप से अगर तुम नेचुरल हो पूरे, तो तुम सुखी हो। अगर तुम बंधन में हो, चाहे बीमारी के बंधन में, धर्म के बंधन में, स्थान के बंधन में, कर्म के बंधन में, कर्म के भी बंधन में, तो भी तुम दुखी हो। इसीलिए हमारे मनीषियों ने कहा कि कर्म के बंधन से मुक्त होना सबसे बड़ा सुख है। अंतिम बंधन वही है, कर्म का बंधन। और उसी में हो गया ना वासना का बंधन। हमारे तो मनुष्यों ने ये कहा कि वासना का बंधन भी छोड़ दो, वो भी दुख का कारण है। और हम ये कहते हैं कि वासना खूब करेंगे लेकिन पैसा खूब होना चाहिए। तो पहला तो पैरामीटर बदल गए हैं। दूसरा एक और पॉइंट ये है कि अभी मैं 5 दिन 7 दिन पहले कोई कंसल्टेंसी करता था, तो वो एक फीमेल थी, उन्होंने कहा कि सर बहुत दुख है, परेशानियां थी लाइफ में, देख ही रहा था। उन्होंने कहा कि सर ऐसा होता क्यों है, मैंने तो जिंदगी में कभी एक मच्छर भी नहीं मारा, मैंने तो किसी का दुख किया ही नहीं है, किसी को परेशान किया ही नहीं है, जो जैसे बोलते हैं उसका वैसे सुना, फिर भी ऐसा हो रहा है कि मैरिज का दुख, संसार में दुख, परेशान ही परेशान। तो मैंने उनको बोला कि आपने पिछले जन्म में किया होगा। तो वो, अब लोग क्या कहते हैं, लोग आज से ही पिछले जन्म को अंदाज लगाने लगते हैं। आज से ही अंदाज लगाने लगते हैं कि अगर मैंने अभी कोई मच्छर नहीं मारा, तो पिछले जन्म में भी मैंने कोई मच्छर नहीं मारा। जबकि इसके पूरा उल्टा हो सकता है पिछले जन्म में आपने 100 चूहे खा लिए हों, और बिल्ली को अब लगा हो कि अब हज पे जाना है, अचानक से माइंड परिवर्तन हुआ हो। लेकिन जो चूहे आपने खा लिए वो तो खा लिए ना, उसका तो फल मिलेगा। आपका मन तो बदल गया, आप अच्छे कैरेक्टर में जन्म ले चुके, और अब आप उसका दुख भोग रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि सर हम अच्छे होकर के भी दुख भोग रहे हैं। मेरी, आप समझ रहे हैं मैं क्या टेक्निकलिटी बता रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ कि बिल्कुल उल्टा ही कभी कभी हो जाता है, क्योंकि आदमी तो उल्टे के प्रति आकर्षित होता है ना। हम जैसे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट के प्रति आकर्षित होते हैं ना। अगर हम बहुत काम कर रहे हैं तो हम रिक्शे वाले की नींद को देखकर सोचते हैं कि काश हम भी ऐसी नींद ले पाते। तो तुम्हारी जो ये इच्छा है, ये अगले जन्म, ये वासना अगले जन्म में तुम्हें रिक्शा वाले के रूप में पैदा कर देगी। एसी कार से निकलो और रिक्शे वाले के रूप में आ जाओ। और फिर हम कहेंगे कि बहुत दुख है, रिक्शा चलाते हैं, थक जाते हैं, तो नींद ही नींद आती है। ये उलटफेर चलता है। तो हमें अपनी दृष्टि ब्रॉड रखनी पड़ेगी कि भैया ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा प्रकृति में। प्रकृति का सिस्टम है कि तुम मिट्टी में आम का बीज डालो तो वो आम का ही पेड़ निकालती है अंदर से, इमली का नहीं निकालती। कभी देखा है कि हमने इमली बो दिया और तुलसी का पेड़ निकल गया हो? नहीं होता ऐसा। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो प्रकृति, इसका मतलब साइंटिफिक है ना, बहुत कैलकुलेटिव है बहुत। वो आपको कुछ ऐसा दे ही नहीं सकती जो आपका ना हो। तो पहला तो ये थ्यावस होना चाहिए, ये बात मन में संतोष होनी चाहिए कि मैं जो भोग रहा हूं मैं उसके लिए उत्तरदायी हूं। और ये हमारे मनुष्यों ने सिखाया है। ये 10 साल, अब ये जो एस्ट्रोलॉजी चल रही है ये नहीं सिखा पाएगी ये, क्योंकि ये तो कहती है कि तुम्हारे ऊपर ये कर्ज है, तुम फलाना मंदिर जाके घूमाओ। अब उस मंदिर में भी कुछ नहीं पड़ा आज के समय में, क्योंकि आप वहां घूमने जा रहे हैं, लोग वहां घूमने जा रहे हैं। पहले कोई जगह 2000 3000 साल पहले वो तपस्या तपस्या का स्थान रही होगी, तो उस ऊर्जा का तुम्हें लाभ मिलता। अब कहाँ मिलेगा? अब तो भेड़ बकरियों सा है पूरा संसार। तो वैसे एस्ट्रोलॉजी नहीं करवाएगी सॉल्व। सबसे पहले तो सॉल्यूशन का तरीका है कि व्यक्ति संतोष को प्राप्त करे कि प्रकृति कुछ भी गलत नहीं करती। इसीलिए हमने कहा ना कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा। क्यों कृष्ण ने ये बात कह दी? पागल थोड़ी था। अच्छा का मतलब वो अच्छा नहीं जो हम चाहते हैं, अच्छा का मतलब ये है कि यात्रा चल रही है, इसमें जो होना है हमारे साथ वो हो रहा है। और इसीलिए जानकारों ने और ज्ञानियों ने ये भी कहा कि तुम बहुत फिक्र मत करो। जिसने तुम्हें उलझाया है ना, वो खुद ही तुम्हें सुलझाने की बहुत जल्दी में पड़ा है, उसको तुमसे ज्यादा जल्दी है। और तुम अगर अपने को सुलझाने की जल्दी में पड़ोगे तो तुम अपने को और उलझा लोगे। इसलिए बहुत चिंता मत करो सुलझ जाने की भी, अपनी उलझन का मजा लो।
इसी मजे लेने से सुलझने का रास्ता निकल जाएगा, लेकिन हम तो अपनी सुलझन का उलझन का मजा भी नहीं लेते। आज अगर रिक्शे वाले के रूप में पैदा हो गए हैं तो ऐसा कोई आदमी नहीं सोचता कि इस जन्म को रिक्शे वाले के रूप में अच्छे से जी लो, अगले जन्म में हवेली लेके पैदा होंगे। ठीक है आलोक जी, कोई बात। तो ऐसे नहीं सोचते हम। क्वेश्चन ले लेते हैं कपिल जी और सुरभि जी का, फिर हम आगे बढ़े। सुरभि मैम बोलिए। मेरी कहानियां आप लोगों को बोर तो नहीं कर रही है ना, मैं जो बोल रहा हूँ? अगर कर रही है तो हम सीधे सीधे कंटेंट पे आएंगे और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये टेक्निकलिटी जरूरी है समझना, इसीलिए मैं बोल देता हूँ। नहीं सर, नहीं। हालांकि जितना कुछ भी बोलूंगा ना उसमें, कितना भी बोल दूंगा तो जो एक्चुअल एसेंस है ना वो रह ही जाएगा, क्योंकि ये बातें तो आपके फील करने की है। आप अगर उसको फील नहीं कर पाते हैं तो फिर वो रह जाएगा, वो टेक्निकल बातें नहीं है ये। हाँ सुरभि मैम बोलिए। सब मोर लाइक अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ। सो आप प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि ये प्रकृति इज द एंटायर यूनिवर्स, इट्स नॉट लिमिटेड टू हमारी धरती। पर हमारी जो कुंडली होती है वो तो धरती के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि धरती एज अ प्लैनेट तो है ही नहीं। पर जब अब हम पास्ट लाइफ्स की बात करेंगे, मुझे इसका नॉलेज नहीं है तो मैं पूछ रही हूँ। पर लॉजिकली अगर सोचने की कोशिश करूँ तो फिर एनर्जी तो कहीं पे भी हो सकती है, केवल धरती नहीं होगी। पर हमारे इस रेल में जब हम इस कुंडली को देख रहे हैं, तो क्या ऐसी लाइफ्स भी होती हैं जो धरती की हिस्सा नहीं हो? कई ऐसी आत्माएं भी होंगी जो धरती में ना पैदा हुई हो, क्योंकि इवन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट बोलते हैं कि मल्टीपल यूनिवर्स है। तो उसके बारे में, एंड यू डोंट हैव टू कवर इट नाउ, आप कभी और भी कर सकते हैं जब आपके, बट आई वुड लाइक टू नो कि आपके क्या थॉट्स हैं उस बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये मैं कभी कवर कर लूँ। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और इसीलिए कई लोगों को ऐसा फील होता है कि मैं इस प्लेनेट का ही नहीं हूँ। कुछ लोग ऐसे भी आए हैं मेरे मेरी नजरों में जो ये कहते हैं कि सर मैं किसी और प्लेनेट का हूँ और यहाँ पे बड़ा अजीब लगता है। देखिए, आज का समय ऐसा है कि क्या बीमारी है और क्या एक्चुअल है ये पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीमारियां भी सूक्ष्म होती चली गई है समय के साथ ही। डॉक्टरों ने एक चीज बताई है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो ये कहते हैं जो भी ऑर्डर में नहीं है वो सब डिसऑर्डर है। और उस मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ही कुछ आयाम है, कुछ डायमेंशंस हैं जो ये ऐसे लोग बात करते हैं। आप किसी और प्लेनेट से यहाँ छलांग लगा करके नहीं आ सकते तुरंत। आपका दायरा है ना, आप एलियन थोड़ी हैं। जहां से कोई मतलब नहीं है वहां आप क्यों जाएंगे? इंडिया में रहने वाले सारे लोग सिंगापुर घूम के आ जाते हैं क्या? वो ही जाते हैं जिनके पास या तो सुविधा है या फिर मतलब है। और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कभी नेपाल नहीं गए होंगे, मर जाएंगे जीवन भर, पूरा जीवन बिता के, बिना कनेक्शन के कुछ नहीं होता। तो इस बात पे बात करेंगे बाद में, ठीक है? कपिल जी बताइए। सर हमने अभी डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि इस लाइफ में कोई गलती नहीं की, सब अच्छा था, बट हमें पुराने जन्म के नेचर की वजह से अभी भुगतना पड़ रहा है। बट ऐसा भी हमने सुना है कि जैसे आत्मा अपने संस्कार लेकर ही पैदा होती है। तो ये स्विच कैसे चेंज होता है कि पिछली लाइफ्स में नेचर अलग था, मे बी ब्रूटल था या फिर अच्छा नहीं था, एंड इस लाइफ में अचानक से वो नेचर आत्मा का बहुत ही सात्विक हो गया, तो वो कैसे होता है? पहली तो बात ये समझनी जरूरी है कि आत्मा का असल में कोई नेचर नहीं है। इसको कृष्ण ने गीता में बताया है कि आत्मा वो तथ्य या तत्व है जिसको न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न मरोड़ा जा सकता है, न तोड़ा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न पीटा जा सकता है, न बर्बाद किया जा सकता है, और न जन्म दिया जा सकता है। अरे सवाल उठेगा कि नई आत्माएं कहाँ से आ रही? जब आप एक पहले क्लू को गलत पकड़ लेते हैं ना, तो उससे निकलने वाले सारे क्लू गलत ही होंगे। जैसे कि मैं जहां पर मौजूद हूँ, अगर कोई उत्तर प्रदेश में मौजूद है और उसको दिल्ली वहां से कुछ उड़ाना है, और वो ऐसा है कि संसद भवन पे जाकर के वहां लैंड करे वो,
तो एक निश्चित दिशा और निश्चित डिग्री में ही उड़ाना पड़ेगा उसको। और उत्तर प्रदेश में जहां पर वो स्थान है जहां से उसको निकलना है, वहां से अगर वो थोड़ा सा भी डिग्रिकली गलत होता है, पॉइंट में भी गलत होता है, तो वहां पे संसद भवन के शायद वो बगल में जाके लैंड कर जाए। यहाँ तो बहुत थोड़ा सा अंतर किया है, लेकिन वहां बड़ा अंतर हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब आप चीजों को समझते हैं और आपको ये लगता है कि हमने समझ लिया, तो उससे जो क्वेश्चन जनरेट होंगे ना वो गलत होंगे। तो आत्मा को काटा नहीं जा सकता, पीटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, तो फिर क्या हो रहा है मामला? तो आत्मा जो जन्म लेती है ना, वो सिंबलिक है कहना। आत्मा को मतलब नहीं है कि आप क्या कर्म कर रहे हैं। इसीलिए विवेकानंद जब अमेरिका में भाषण दे रहे थे, आज से करीब 200 साल पहले, तो वो ये सारे भाषणों को, मतलब सारी बातों को, सारी वैज्ञानिक बातों को दे करके फिर वो ये कहते हैं कि बड़ा आत्मा आत्मा हम लोग करते हैं। और हम ये सब कहते हैं कि आत्मा को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। आत्मा ना जलती है, ना कटती है, ना भिगाई जाती है, ना मरोड़ी जाती है, ना तोड़ी जाती है, न किसी का स्वरूप धारण करती है, न वो स्वरूप में है, वो निराकार है, ब्रह्म के समान है। उसके साथ कुछ किया ही नहीं जा सकता। बंधन से विमुक्त है वो, जिसको बांधा ही नहीं जा सकता। आखिर वो आत्मा इस कर्म बंधन में कैसे पड़ जाती है? सवाल उठा रहे हैं विवेकानंद कि मैं आप विद्वानों से पूछना चाहता हूं कि जिस आत्मा को ब्रह्म के स्वरूप आप समझते हैं, जिसका कोई बंधन नहीं है, उसको ये बंधन मिला कैसे? उस विवेकानंद ने वहां उसका उत्तर नहीं दिया। और उत्तर नहीं दिया का मतलब ये नहीं है कि उसके पास उत्तर नहीं था, उसने थॉट देकर वहां छोड़ दिया। और ऐसा भी नहीं है कि भारत के मनुष्यों के पास इसका उत्तर नहीं था, इसका उत्तर है। और मैं भी आपको थॉट देकर ही छोड़ूंगा, मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा आप, क्योंकि ये उत्तर बड़ा खतरनाक है। इसका उत्तर एक्चुअली बहुत खतरनाक है, कोलैप्स करा देगा सारी व्यवस्था को। आपके दिमाग के जितने सोचने के दायरे बने हैं ना अब तक, वो सब कोलैप्स कर जाएंगे। ये उत्तर है उसका, इसलिए वो उत्तर तो नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, ये सवाल तो है ना। अब बात ये है कि आपके जन्म की जो साइकिल चली, आपके सवाल पे आ रहे हैं, आपके जन्म की जो साइकिल चली वो क्यों चल रही है? आप एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे क्यों ट्रेवल कर रहे हैं? मामला क्या है? मामला है हमारी डिजायर। यहाँ क्यों भेजा गया है हमें? एक्सप्लोर करने के लिए। सीधी सी बात है, यहाँ आपको कोई तीर मारने नहीं भेजा गया। वो जो लोग कहते हैं ना कि मेरा लक्ष्य क्या है मुझे बता दो। मेरे पास एक मैसेज आया कोई 3-4 महीने पहले, उसमें एक लेडी मुझसे पूछ रही थी, फीमेल। वो कहती है कि मुझे जानना है कि मेरे पति के साथ मेरा कोई पुराना पिछले जन्म का संबंध होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो क्या मैं उसके उस कर्ज को इस जन्म में चुका पाऊंगी, और क्या मैं एक दिव्य संतान को जन्म दे पाऊंगी। अब वो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि उसको दिव्य संतान को जन्म देना है। वो पागल है। वो दिव्यता के सीरियल देखकर आई है और कुछ भी नहीं है। उसने कुछ ज्यादा ही कृष्ण और राम के सीरियल देख लिए हैं। उसकी कंसल्टेंसी नहीं की मैंने। दिव्य क्या होता है? तुम अगर दिव्य मिट्टी हो, तो तुम्हारे भीतर जो बीज बोया जाएगा उससे निकलने वाला पौधा खुद ही दिव्य हो जाएगा। और जो बीज है वो खोज लेगा अपनी मिट्टी को, अगर वो बीज दिव्य है तो। तुम क्या हो ये देख लो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा कि मैं क्या जन्म दे सकता हूँ। और उसकी डीपी देख के लग रहा था जैसे कि वो बिल्कुल ही कुछ अलग माइंडसेट की लड़की हो। ये जो खेल है ना, जो जन्म का खेल है, ये होता है हमारे डिजायर पर केंद्रित। इसीलिए रामकृष्ण की पत्नी ने कहा, एक सिद्धांत के रूप में बताया कि अगर मृत्यु के समय तुम्हें एक बताशा खाने की भी इच्छा होती है ना, तो भी 100 जन्म का चक्कर लगा सकते हो। वो एक बताशा तुम्हारे लिए इतना भारी पड़ जाएगा जिसकी 4 आने की कीमत है, कि तुमको 100 जन्म घुमाएगा वो। खाने नहीं मिलेगा बताशा, क्योंकि डिजायर इतनी तगड़ी थी, इतनी इतनी स्ट्रांग डिजायर कर ली तुमने कि प्रकृति को तुमने उलझा दिया। इसीलिए सबने, सारे मनुष्यों ने, सारे तपस्वी ने सिर्फ यही कहा कि डिजायर पर काम करो। अपनी डिजायर से मुक्त हो जाओ, तुम मुक्ति प्राप्त कर लोगे।
लेकिन आदमी के साथ समस्या है, छोटा मोटा काम नहीं, तो डिजायर से मुक्त होने की भी तो एक डिजायर पालनी पड़ती है। वो एक नई डिजायर है, 100 डिजायर पहले थी, अब एक 101 डिजायर और हो गई। अब कोई आदमी सपोज कीजिए कि चोर है, जैसे आपने ये फील किया होगा कि अगर आपके पास संसाधन कम है स्कूल टाइम में, कि आप बच्चे हैं और एक ही पेंसिल से आप लिख रहे हैं और दूसरी पेंसिल के लिए माँ को बोलते हैं तो वो मना कर देती है कि बेटा अभी पैसे नहीं है, इसी से काम चलाओ, तोड़ना मत, इसको खोना मत, और मैं इतनी सी पेंसिल लेकर के 3 दिन से लिख रहा हूँ। ऐसा होता है ना कई लोगों के साथ। तो उसके भीतर डिजायर क्या बनेगी, वो बगल वाले को देखेगा कि रोज नई नई पेंसिल ला रहा है, उसके भीतर डिजायर होगी कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं भी पेंसिल ला सकूं, कुछ ऐसा हो जाए। तो क्या डिजायर करता है, बड़ा होऊंगा ना बहुत पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कि पेंसिल की दिक्कत नहीं होगी। वो बेचारा भूल ही जाता है कि जब बड़े हो जाओगे तो पेंसिल की जरूरत ही नहीं होगी। असल में हम वही सोच पाते हैं जो हमारे उस समय का पैरामीटर है, तय है, उस समय में जो इन्वायरमेंट है। तो आपका ये जो सवाल है ना कि कैसे एक व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उंगली माल आनंद बन जाता है। तो उसको बुद्ध आए और कहे कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। हृदय का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन है, और उसने उंगलियों की माला उतार दी और कहा कि अब कोई हत्या नहीं, जो हो गई सो हो गई। क्योंकि उसने देखा कि बुद्ध जैसा व्यक्ति भी इसी धरती पे हो सकता है, और अगर हो सकता है तो अब मेरी एक नई डिजायर है कि मुझे बुद्ध हो जाना है। पहले क्या डिजायर थी, मुझे उंगलियां इकट्ठी करनी है, और अब एक नई डिजायर है कि मुझे बुद्ध हो जाना। ये जो डिजायर है ना, यही व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित करके कुछ भी बनाती है। आप असल में जो हैं अभी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप उसके एसेंस के रूप में क्या छोड़ देते हैं वो वैल्यू है। आपने अगर कोई मच्छर नहीं मारा है तो कोई वैल्यू की बात नहीं है, लेकिन उस मच्छर ना मारने की प्रवृत्ति के साथ एसेंस के रूप में आपने अपने पीछे जो छोड़ा है, वो वैल्यू की बात हो जाएगी प्रकृति की नजर में, नेचर की नजर में। और इसीलिए ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कुछ भी बन जाता है, और कई बार ये डिजायर्स ऐसी होती है कि बहुत इसी जीवन में एग्जीक्यूट कर जाए। अब ये जो चाय बेच रहा है बंदा, जो बिल गेट्स के साथ चाय पी रहा है, इस बात की संभावना तो हो सकती है कि पिछले जन्म में ये बिल गेट्स जैसा ही कोई व्यक्ति रहा हो, जिसके भीतर तीव्र आकांक्षा जगी हो कि मुझे इन सब झंझटों में नहीं पड़ना, आम आदमी की तरह जीऊंगा, झोपड़पट्टे में रहूंगा, रोज कमाऊंगा, रोज खाऊंगा। और अचानक से वो आत्मा किसी के गर्भ में गिर गई हो मृत्यु के बाद, और वो चाय वाला बन गई। लेकिन जो था वो अपने को इन्फ्लुएंस में ले आया। बिल गेट्स ने भी खोज लिया, बिल गेट्स ने भी किसी नए आदमी को नहीं खोजा है, उसने भी पुराने ही आदमी को खोजा है। वो भी तय था कि मैं ठेले पर खड़ा रहूंगा और तू आ जाना, मैं नहीं जाऊंगा तेरे पास। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो बुला लेता कि उस चाय वाले को टिकट भेज दो, आ जाएगा अमेरिका। ये किसी भी कारण से किया गया हो, लेकिन वो पहुंचा ना यहाँ, राजा पहुंच गया झोपड़पट्टे में किसी के, किला तेरे बगीचे में जो फूल खिला है वो मुझे दे दे। ये ऐसे नहीं हो रहा है, और ऐसे ही डिजायर के कारण व्यक्ति बदलता है। और कोई जरूरी नहीं है कि आज अभी इस जन्म में आप जो भोग रहे हैं वो बिल्कुल पीछे के जन्म का ही है। हो सकता है कि वो पीछे 7 जन्म से कोई चीज निकल करके आ जाए आपके सामने। वो तो डिपेंड करता है ना, चीजें तल पे ऊपर तल पड़ी है, कब वो तल खाली होता है और कब आप निकल के लाते हैं। और बहुत संभावना तो यही है कि पिछले जन्म में जो किया था उसका बहुत थोड़ा हिस्सा इस जन्म में मिले। जैसे ये कर्ज वगैरह की बात है ना, अभी जो हम करेंगे आगे की क्लासेस में, वो मिल जाते हैं तुरंत के रूप में। लेकिन कुछ ऐसे कर्म भी रहते हैं जिसको फिर से यात्रा करके आपके पास आना पड़ेगा, उसमें 3-4 जन्म लग सकते हैं। प्रकृति को तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, कि वो तो जज है ना, तो डिसाइड करना पड़ेगा कि किस उम्र में आपको 20 साल की सजा देनी है। समझ गए? यस, थैंक यू हाँ, सर। थैंक यू। हाँ, कविता मैम। सर आजकल लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में भी बहुत बात करते हैं, उसका क्या है? नहीं नहीं, नाम है और कुछ भी नहीं है।
अच्छा। आकाश में कोई रिकॉर्ड नहीं होता, सारे रिकॉर्ड व्यक्ति खुद लेके चल रहा है। आकाशिक रिकॉर्ड नाम इसलिए बोल दिया उन लोगों ने क्योंकि एक नाम निकालना है। आकाश ऐसी चीज है जिसको आप किसी से भी जोड़ सकते हैं। बड़ी बुद्धिमत्ता से इन नामों को जनरेट किया जाता है बेचने के लिए। आकाशिक रिकॉर्ड में वो कर क्या रहा है? यही रिकॉर्ड बता रहा है जो मैं बता रहा हूँ। ये कहेगा पिछले जन्म में आपने क्या किया था, आपकी एनर्जी ऐसी है। आकाश का मतलब वो होता है जिसमें सब कुछ मौजूद हो, उसी को तो आकाश कहते हैं ना। क्या करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड वाले? सुना है आपने, देखा है किसी को? नहीं, पता नहीं, देखा नहीं। रेकी हीलिंग नाम सबने सुना है। हम्म। ये सब प्रोफेशनलाइज हो गया है। जबकि बहुत संभावना है कि रेकी हीलिंग आप अगर 10 लोगों से रेकी हीलिंग लेंगे ना तो किसी पे काम, किसी की काम करेगी, किसी की नहीं काम करेगी। कुछ कुछ आदमी भी ऐसे होते हैं जिसपे कोई हीलिंग काम नहीं करती। वैज्ञानिक बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। आधा मामला तो विज्ञान ही उजाड़ देता है हमारा। वो ये कहता है कि ये सब कुछ नहीं है, वो इतनी दूर से क्या था आपको हील करेगा। प्लेसिबो इफेक्ट है। आपको फील होने लगा कि वो वहां से हील कर रहा है और आपकी बॉडी ने हील कर दिया, क्योंकि बॉडी में ये क्षमता है। असली बात समझने की यही है कि बॉडी में ये क्षमता है। अगर आप इस बात को समझ जाए ना तो आपको रेकी के हीलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अपने लिए रेकी के हीलर होंगे। Right. वैसे। ये है मामला। अब आते हैं फिर से हमारे लग्न वाली बात। तो आपको जो लग्न मिला है उसके बारे में अब बताया जाएगा कि ये लग्न का ये कर्मा है, ये लग्न का ये कर्मा है पिछले जन्म का। मैं आपको इसको थोड़ा सा और बढ़ाकर एग्जीक्यूट करके थोड़ा ब्रॉड करके बताता हूँ। मेरे टेक्निक को नोट कर लीजिएगा। आपकी कुंडली में पहला तो पॉइंट ये है कि जब भी कोई भी साइन आमने सामने का होता है तो वो एक दूसरे का पूरक होता है। पूरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ। एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, अपोजिट नहीं होता। कहते तो अपोजिट साइन है लेकिन वो अपोजिट नहीं होता। ठीक है? और आमने सामने का साइन कौन सा होता है? फर्स्ट और सेवंथ, पति और पत्नी। ये दोनों आजकल एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं लेकिन ये असल में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे। पहले क्या था, ये दो लोग बोलते थे कि हमारे लिए कोई सामने लक्ष्य है और हम दोनों का लक्ष्य एक है। अब क्या है, ये दोनों बोलते हैं कि मेरा कुछ और लक्ष्य है, तुम्हारा कुछ और लक्ष्य है, और अपने अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए हम इस परिवार को धीरे 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 आगे बढ़ाते रहें। पहले वो क्या कहते थे कि हमारा इसी परिवार को आगे बढ़ाना लक्ष्य है और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो आउट, बाहर के लक्ष्य हैं। है ना? तभी परिवार के लिए कभी कोई किसी चीज को दांव पे लगा देता था, कभी कोई किसी चीज को छोड़ देता था। अब ये नहीं होता। तो अपोजिट नहीं है, और जब ये नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे तो अपोजिट बन जाएंगे। दूसरा एक और पॉइंट है कि आपको जिस भी हाउस में जो जो साइन मिला है, असल में वो हाउस का वो साइन उस समय यानी इस जन्म के लिए आपका चैलेंज है। इस वर्ड को नोट कर लीजिएगा, आपके लिए वो चैलेंज है कि इसको करो। होमवर्क है आपका कि इसको करो। अब वो होमवर्क क्यों मिला है? पक्की बात है ना कि पिछले जन्म का कोई मैटर है। अब कोई मैटर कहना तो मुश्किल है, मैं साफ कह देता हूं कि कोई मैटर का जैसा कुछ नहीं होता कि आपको कोई एक लाइन बताए कि ये फलना मैटर है। क्योंकि पूरी जिंदगी में करोड़ों मैटर होते हैं और करोड़ों मैटर को 12 साइन में ही बांधना है। तो इसका आउटकम कैसे निकालेंगे कि उस हाउस का वो चैलेंज होता है जैसे, और चैलेंज होगा तो क्या बनेगा वो? पेंडिंग कर्मा। नोट कर लीजिए ब्रैकेट में, पेंडिंग कर्मा। एक और अवधारणा है कि सर अगर मुझे इस जन्म में 11 नंबर की राशि मिली है तो क्या अगले जन्म में 12 नंबर की राशि मिलेगी? नहीं, हो सकता है 8 नंबर की मिल जाए। ये अवधारणाओं में नहीं पढ़ना है कि सीक्वेंस में चलेगा मामला नहीं।
बात राशि के मिलने की नहीं है, राशि तो आउटकम है, आउटपुट है। प्रकृति तो इस बात पे ध्यान देती है कि आपको कहाँ पैदा करना है, किस एनवायरनमेंट में पैदा कर देना है कि आप अपने कर्मों को अनफोल्ड करें। वो अनफोल्ड के लिए सिचुएशन तैयार करती है। अब घटना दुर्घटना के रूप में आपने कुंडली लेकर आप बैठ गए, प्रकृति थोड़ी कुंडली की चिंता करती है कि यही सेम डिग्री मिलनी चाहिए, यही प्लेनेट, यही साइन होना चाहिए। वो तो कहती है कि मुझे तो व्यवस्था मिलनी चाहिए, और अगर वो व्यवस्था नहीं है तो पहले मैं वो व्यवस्था बनाऊंगी। अगर कहीं किसी आत्मा के जन्म के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती है तो उसके लिए व्यवस्था बनाई जाती है, उसमें लंबा समय लग जाता है। तो उसके काम करने का ढंग अलग है। इसीलिए वो जो लग्न है उसको आप ऐसा समझिए कि इसके बारे में कोई एक लाइन में नहीं बता सकता कि क्या एग्जैक्ट है, लेकिन हाँ, ये इस जन्म का चैलेंज है जो आपके पिछले जन्म से आया है। अब कोई भी व्यक्ति अपने जन्म का लग्न बता दीजिए, लग्न भी और मून साइन भी दोनों ही है, उस पर बात हम करेंगे आगे, ठीक है। लग्न बताइए पहले, लग्न आपका कौन है, बॉडी है, पर्सनैलिटी है ना। लग्न और सामने का भी साइन हमेशा लेना है, जैसे 2 का लिया तो 2 और 8 दोनों को जोड़ेंगे, और उसमें बैठे हुए प्लेनेट भी जोड़ लेंगे। तो किसी के लग्न की बात हम करते हैं, कोई अपना एक लग्न बताइए। काजल मैम आप बताइए। सर माय लग्न इज कैंसर, और वहां पे ना मर्करी साइन बैठा हुआ है, और अच्छा, माय सेवंथ में, मून साइन इज जेमिनी। सेवेंथ में नो प्लैनेट। सेवंथ में 4 और नंबर का लग्न, बस हो गया, हाँ, इतना ही है। मून 4 साइन नंबर का जेमिनी। लग्न, 4 नंबर का लग्न है। अब इनका क्या है, चैलेंज क्या बनेगा 4 नंबर के लग्न के हिसाब से। इनके जीवन में चैलेंज बन जाएंगी 4 नंबर की चीजें, जिसमें सबसे ऊपर आती है मदर, इस जीवन का चैलेंज। और जब मैं ये कहता हूं ना कि ये लग्न से मिला है, तो बड़ा विचित्र मामला है कुंडली का। हर पॉइंट से एक पेंडिंग कर्मा, हर पॉइंट से एक पास्ट लाइफ का कर्म निकल करके आता है। अभी लग्न से बताया, कल मून से बताने लगूंगा, कल तीसरे साइन से बताने लगूंगा आपको, अगली क्लास में कोई और टेक्निक देने लगूंगा। ऐसा नहीं है कि एक टेक्निक दूसरे को काटती है, सब टेक्निक मिल करके एक चीज क्रिएट करती है। तो लग्न में आया 4 नंबर, 4 नंबर का मतलब होता है मदर, 4 नंबर का मतलब होता है मेंटल पीस, 4 नंबर का मतलब होता है घर, 4 नंबर का मतलब और क्या होता है, व्हीकल। लेकिन मोटे मोटे तो हम यही कहेंगे ना, मदर का घर है। अब वहां मर्क्यूरी बैठा है, 12th का साइन का लॉर्ड, 12th और 3rd का। जब 12th और 3rd का लॉर्ड बैठा है तो 3rd हाउस 4th हाउस से 12th है। तो मदर आपके लिए चैलेंज है इस जीवन का। अनम्यूट कीजिए। सर किस सेंस में, मतलब शी इज क्रिएटिंग चैलेंज और सिचुएशन इज क्रिएटिंग चैलेंज ऑन बिहाफ ऑफ हर। फिर आप इसको लॉजिकल ले आए। सीधी सी बात है कि आप ये ढूंढने का प्रयास कीजिए कि आपके जीवन में मदर, इसीलिए ये बेसिक नहीं आ रहा है, इसीलिए हो रहा है, बेसिक में कमजोरी है इसीलिए हो रहा है। सीधे सीधे एक लाइन में ढूंढने का प्रयास करना है कि आपके जीवन में मदर को लेकर चैलेंजेस है कि नहीं। या तो आप मदर के लिए कुछ पे कर रही हैं, या मदर से आपकी बन नहीं रही है, या मदर आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या मदर आपके जीवन में कोई बंधन बनी हुई है, कुछ भी हो सकता है। ओके सर, currently I'm serving her. She does not create a problem for me. आवाज उनकी नहीं उन आ रही है फैमिली मैम। ने आपको बताया भी था, तो भी आई एम ओन ड्राइवर फॉर हर। मैम आपकी आवाज कट रही है। हेलो सर, अब आ रही है? चैट पर लिख दीजिए, चैट पर लिख दीजिए आप, चैट पर। सर अब आई? आवाज कट जाती है। और ओके डेमोन्स्ट्रेट ओके। करते हैं, आप चैट पे लिखिए, हम और दूसरे को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। दूसरा एक और पॉइंट बनता है ना कि 4 नंबर के सामने कौन आता है, 10 नंबर। 10 नंबर क्या है, प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या करेगा, उस चैलेंज में कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा।
अब वो आपके और आपके स्पाउस के बीच भी हो सकता है। चैट में इन्होंने लिखा है मदर इज ए कैंसर पेशेंट, आई एम करेंटली सर्विंग हर। ठीक है। अब दूसरा, आई ऑलवेज डू दैट। ऑलवेज का मतलब सर्व करती है हमेशा, यही बात है ना। ठीक है। तो अब वेन एवर सी हैज प्रॉब्लम, हाँ तो मतलब कैंसर नहीं था तो पहले करते थे, लेकिन मदर के साथ हो गया ना, कनेक्टेड हो गया। तो वो जो लग्न में साइन मिला है उसका ये पॉइंट है। आपको जो भी साइन मिला है आप उसी के इर्द गिर्द जीवन लेकर घूमेंगे, अपना फिजिकल जीवन। किसी और का लग्न बोलिए। 6 नंबर के लग्न को फिलहाल नहीं लेंगे, 6 मेरा नंबर के 6 अलावा था लेंगे। नहीं, ओके। 6 को मैं किसी कारण से नहीं ले रहा हूँ, आगे उसको लेंगे। 6 जो है ना वो बहुत अलग ढंग का मामला है। किसी और को लीजिए, किसी और का लग्न लीजिए। 12 नंबर का लग्न, राशि में उम्मीद कर दूंगी। 12 नंबर का लग्न का मतलब क्या होता है, रुकिए मैं चार्ट आप लोगों के सामने बनाता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। किसी को लेट तो नहीं हो रहा, कहीं जाना तो नहीं है किसी को? देखिए जो भी हम बात कर रहे हैं ना उसमें एक एक पॉइंट में बहुत कुछ एलोब्रेट करने को, तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 12 नंबर है, 12 नंबर, 12 नंबर किन चीजों का होता है? एक्सपेंस का, हॉस्पिटलाइजेशन का, स्पिरिचुअलिटी का, मुक्ति का। तो 12 नंबर लग्न वाले व्यक्ति के जीवन में मुक्ति सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगी। वो अपने को बंधन में फील करेगा। अब दिक्कत क्या है, मैंने मना किया कि 6 नंबर नहीं बोलिएगा, तो उनके सामने जो 12 नंबर पड़ता है वो ये बोल रही है। ठीक है, इसलिए अधूरी बात रह जाएगी यहाँ पर। लेकिन फिर भी 12 नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। मुक्ति सबसे बड़ा रीजन होगा, चैलेंज हो जाएगा जीवन को। मुक्ति यानी बंधन, बंधन है तभी तो मुक्ति है ना। अब इनसे पूछेंगे कि आपके जीवन का बंधन क्या है। बहुत बुद्धिमान आदमी रहेगा तो ये कहेगा सर सबके जीवन में तो बंधन रहता है, कौन सी नई बात बोल रहे हैं। मैं अपनी बात को खुद ही काट रहा हूँ। तो मैं कहूंगा नहीं, नई बात नहीं बोल रहा, लेकिन इसके लिए जो प्रोमिनेंस जिस चीज का है वो बता रहा हूँ। 12 नंबर के लग्न वाले के, और भी किसी का 12 नंबर का लग्न है क्या यहाँ? 12 नंबर का सर मेरा है। आपका है। और 12 के सामने जो साइन होता है वो होता है 6 नंबर का साइन, है ना। 6 नंबर यानी सर्विंग। और किसी का है? कविता मैम आपका कौन सा साइन? सर मेरा लगन में 6 है। लगन, ठीक है। तो 12 नंबर साइन वाले के लिए मुक्ति चैलेंज बनेगा। राशि मैम बताइए किस बात से मुक्त होना चाहती हैं? सर अभी तो आजकल ऐसे लगता है मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छूट जाए और बस मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड है सर अभी। जॉब वगैरह सब सर अब बंधन लगती है ऐसे कि मतलब मजबूरी में करनी पड़ रही है। मजबूरी में करनी पड़ती है। जॉब का मतलब हम्म, 6 साइन, जॉब का मतलब सर्विंग। सर्विंग। अब जो मैंने आपको एक लाइन में टेक्निक दी है वो कितनी सिंपल है।
अगर कहीं बोल दूंगा 100 लोगों के आगे तो कोई एक ही ऐसा होगा जो इसको ध्यान से सुन करके इसको इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि ये बात बड़ी सिंपल है कि चैलेंज है। लेकिन किसके आगे क्या पर्टिकुलर चैलेंज है वो तो समझना पड़ेगा ना, और वो चैलेंज कहाँ से आया है? ये पेंडिंग कर्मा से आया है। पेंडिंग कर्मा मतलब जो कर्म पेंडिंग है वहां से। सर हाँ, सर इसमें ये भी कह सकते हैं ना, इनको बंधन से मुक्ति तभी मिलेगी जब ये छठे भाव को पूर्ण करेंगे, मतलब सेवा करेंगे। वो तो ये कर ही रहे हैं। मतलब ये क्योंकि सातों अगर सर कंप्लीमेंट मतलब एक दूसरे को पूर्ण करता है ना, तो पूर्णता तभी आएगी जब ये सिक्स मतलब 6 नंबर की राशि को यूज कर लेंगे सर्विस को। नहीं, अभी आप इसको एक्सटेंड मत कीजिए। जी सर। सर्विस अपने आप आ गई, इनको उसी चीज की तो प्रॉब्लम है ना कि इनको वर्क नहीं करना फिर भी करना पड़ता है। और आप इनको कह रहे हैं कि आप तभी मुक्ति पाएंगे जब वर्क कर लेंगे। आप क्या अलग कर रहे हैं? प्रकृति तो यही कर रही है इनको कि बेटा वर्क करो, करना ही पड़ेगा। नहीं तो इनका तो इन्वायरमेंट यही कर रहा है कि करना ही पड़ेगा, करो वरो कुछ नहीं। हमें करना ही पड़ेगा, मेरा मतलब भी सर वही वो भाव तभी पूर्ण होगा लगन जब सर उस तो मैं वही कह रहा हूँ कि उसको एक्सटेंड करने का ये मामला ही नहीं है, ये तो मामला है कि बस आप समझ जाए उस चीज को। जी सर। ठीक है। तो इनको वो चैलेंज है ना, वो हम यहाँ पे वो देख रहे हैं जो व्यक्ति जिस चीज में फंसा है। जी 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 सर। अभी इसको और किसी दिन और एक्सटेंड करूंगा मैं। ठीक है ठीक है। सेकंड हाउस का चैलेंज क्या बनेगा इनके? इनके सेकंड हाउस के लिए चैलेंज क्या बनेगा अगर 12 नंबर का है तो? अनम्यूट कीजिए। 12 नंबर में 1 नंबर साइन आएगा और 8th हाउस में 7 नंबर साइन आएगा। 7 नंबर साइन आएगा। तो 1 नंबर साइन का मतलब होता है, ये देखिए बिल्कुल ब्लैंक चार्ट पे काम कर रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं कि ब्लैंक चार्ट एस्ट्रोलॉजी का ही ये पार्ट है। तो फैमिली सेक्टर को लेकर के और इन लॉज के सेक्टर को लेकर के क्या बनेगा? चैलेंज क्या बनेगा? फैमिली में बनेगा अपनी प्रेजेंस चैलेंज। फैमिली में सर ये भी कह सकते हैं लीडिंग क्वालिटी सर, लीड करना। क्या फैमिली को करना? फैमिली को लीड करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, 1 नंबर राशि है। अरे भैया, हम प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं। हम दूसरी चीज पे जा रहे हैं, आप समझिए बात। हम ये कह रहे हैं कि 12 सेकंड नंबर हाउस में अगर 1 नंबर का साइन है तो इसका मतलब उस व्यक्ति की प्रेजेंस, उस व्यक्ति का होना, उस व्यक्ति की प्रायोरिटी जो है फैमिली में चैलेंज बन जाएगी। क्योंकि फैमिली जो है वो उस व्यक्ति को प्रायोरिटी पर ले रही है। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं राशि में? पर अब 3 लोग हैं, मतलब वैसे ब्रदर सिस्टर मम्मी पापा ऐसे, मतलब टोटल 5। टोटल 5 एक ही जगह रहते हैं? नहीं सर, अब तो अलग अलग रहते हैं, पर सर जैसे आप बता रहे हैं ना बचपन में, हाँ, मतलब मेरे को प्रायोरिटी मिली है सर फैमिली, मतलब हम तीनों भाई बहन हैं। अब वो प्रायोरिटी मिली, वो तो ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी पे बने रहना भी एक चैलेंज है ना इनके लिए। मार्स का साइन है वो। तो जी। फैमिली में हमेशा हेल्पफुल रहना चैलेंज है इनके लिए, कि वो करना ही पड़ेगा। हम्म। तो इनकी लाइफ के बच्चे जहां पर हैं, 5 नंबर का हाउस, वहां पर क्या चैलेंज बनेगा? 4 नंबर हाँ का फोर साइन में। आएगा ना? हाँ 4 आ गए। क्या चैलेंज बन जाएगा? इमोशनली उनको अच्छी तरीके से पैम्पर करना चैलेंज बन जाएगा, जो ये पाइसिस वाले कर नहीं पाते बहुत बार, है ना? जी सर। तो किसी भी हाउस का चैलेंज देख सकते हैं ना मैसेज। अब आप लोग 5 स्टार्ट को करके इस टेक्निक को अप्लाई करके मुझे दे सकते हैं नेक्स्ट क्लास तक। अभी हम ज्यादा टेक्निक पर बात नहीं करेंगे। हृदय जी, मैं आपको ये कहूंगा कि इस एक हफ्ते में, और कपिल जी आप भी, और थोड़ा सा एक और थी ना हमारे साथ, वो भूल गया मैं क्या नाम था उनका, काजल मैम। काजल मैम जब रिकॉर्डिंग देखेंगी तब,
आप लोग थोड़ा सा बेसिक्स को और स्ट्रेंथ कर लीजिएगा, ठीक है। विश्वप्रिया जी, आपको टेक्निक समझ में आ गई? आप बहुत देर से फोन पे बात कर रहे हैं। आ गई ना, ठीक है। सर ये भेजना कहाँ पे है सर? admin@satabisaastrology.com पर ये मेल मेल करना है? मेल करना है, और ऐसे नहीं करना है कि कुछ भी आपने बनाया और भेज दिया। वर्ड फाइल में चार्ट, चार्ट की डिटेल, टेक्निक, और टेक्निक को कैसे स्टेप वाइज आपने टेस्ट किया वो, और आउटकम क्या है, व्यक्ति में वो मैच कर रहा है कि नहीं। व्यक्ति की पर्सनैलिटी, और व्यक्ति से पूछना है कि क्या तुम्हारे जीवन का ये तुम्हारे सेंट्रल में ये चैलेंज है तुम्हारे। और अक्सर आप देखेंगे कि वो व्यक्ति वही कर रहा होता है जो उसका चैलेंज है। तो मैंने अभी थोड़ी देर कहा ना कि आपको जो करना है, एक्चुअली आपको जो अनफोल्ड करना है, उसकी चिंता आपकी नहीं है, वो प्रकृति की चिंता है। और हम बेकार की चिंता में लगे कि पास्ट लाइफ में कौन सी गांठी थी और इस जन्म में खोल देंगे। वो बेकार की चिंता है। प्रकृति ने आपको वही स्वभाव दे के भेजा है जो इस जन्म में आपको करना है। इसीलिए तो इंजीनियर बनने वाला कोई व्यक्ति 9 साल की 8 साल की उम्र से ही अपने खिलौने खोलने लगता है है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति आकर्षित होने लगता है। तो वो प्रकृति का काम है, लेकिन हम चूंकि इंसान है तो हमें हर चीज में अपना सिर घुसाना है। तो अब हमने घुसा दिया पास्ट लाइफ में, तो अब देखते हैं क्या करते हैं। और किसी लग्न पे बताऊं क्या? फिर आप लोग क्या करेंगे, ये बात है। और हमेशा यही नहीं होगा कि 4 नंबर में मदर ही होगी। 4 नंबर में फोर्थ नंबर साइन से रिलेटेड चीजें आएगी। वो क्या है वो आपको खोजना है। वो आपकी प्रैक्टिस से निकल के सामने आएगी। अब आप कहेंगे सर 6 नंबर को क्यों नहीं लिया? 6 नंबर में अगर आपको भी दिक्कत होती है तो आप भी 6 नंबर छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा सारे ले सकते। 10 नंबर के लिए क्या होगा? प्रोफेशन हो सकता है सर। कर्म। क्वेश्चन सर। हाँ, लेकिन प्रोफेशन तो 10 नंबर डायरेक्टली नहीं है ना। कर्म। कर्म होगा। कर्म में सब आएगा। 10 नंबर का साइन एक ऐसा साइन, 10 और 4 ऐसा साइन है ना जो ज्यादा उलझे हुए रहते हैं। घर 6 और 12 घर जो है ना। सुख का घर और कर्म, मतलब सुख और कर्म दोनों का एक हाँ, चलता तो रहता है। वो 12 और 6 वाले, 4 एंड 10 वाले, हालांकि सब अपने आप में उलझे हैं, सबका अपना चैलेंज है। लेकिन ये जो है ना, ये थोड़ा बहुत फिजिकल, बहुत बाहरी दुनिया का बन जा रहा है। और हर साइन में एक बाहर का होता है और एक भीतर का होता है, मतलब हर आमने सामने के साइन में। जैसे 1 नंबर और 7 नंबर। 1 नंबर है आपका बाहर का अस्तित्व, 7 नंबर है आपके भीतर का बैलेंस। 6 और 12, 6 से आप बाहर कहाँ के कैसे सर्व करते हैं, और 12 कैसे आप भीतर से उससे मुक्त रहते हैं। ये पास्ट लाइफ के अलावा आध्यात्मिक एस्ट्रोलॉजी शुरू हो गई है ना। कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा 1-2 क्लास ये चलेगा मामला, फिर धीरे धीरे हम जब सूत्रों पे आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी जो अभी तक समझा उसमें कोई क्वेश्चन है हमें? कोई सवाल है अभी? कोई सवाल? ठीक है, क्लास आज की बोरिंग रही होगी। नेक्स्ट क्लास से हम सूत्रों पे बात करने लगेंगे थोड़ा थोड़ा, तो वो बोरिंग मिट जाएगी। सर एक मेरे को पूछना है सवाल। हाँ, पूछिए। सर जो आप पहले बता रहे थे आत्मा की वो जर्नी के बारे में, तो सर आपने जैसे कहा कि अगर कोई मनुष्य है तो वो मनुष्य ही मतलब संभावना है कि उस जन्म में आएगा। तो सर स्पिरिचुअलिटी में तो जैसे कहते हैं वो 84 लाख योनियों से हमें गुजरना ही पड़ता है उसको, तो सर वो फिर कैसे जस्टिफाई होता है इस सब में? सब जस्टिफाई होता है तो गुजरना ही पड़ता है, कहाँ के लिए? मनुष्य तक आने के लिए। मनुष्य को उसी में तो सबसे ऊपर कहा गया ना, उसमें भी देवताओं से भी ऊपर मनुष्य को कहा गया, क्योंकि देवता के पास भी संभावना नहीं है मुक्त होने की। संभावना तो सिर्फ मनुष्य के पास ही है। देवता बिल्कुल वैसे लोग, वैसे वैसे व्यक्ति कह दीजिए जिन्होंने बहुत ज्यादा पुण्य कर लिया और अपने पुण्य को इकट्ठा कर लिया, और अब उसका भोग करेंगे वो देवता हो गए। और वो बांटेंगे भी उसी में से, देंगे भी उसी में से, तो तो वो सर मुक्त मतलब नहीं है ना। ये
जब तक आपके पास आपके पापों के अलावा आपके पुण्यों का भी बंधन है, तब तक आप मुक्त नहीं है। असल में आपको अपने पापों से ही नहीं, अपने पुण्यों से भी मुक्त होना पड़ता है। समझ गए? इसीलिए मनुष्य की योनि को सबसे ऊपर कहा गया, क्योंकि ये यहाँ पर एक व्यवस्था है कि आदमी पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाए। सर ये मतलब इसमें इससे कंफ्यूजन है कि हमको मल्टीपल टाइम्स भी हम ह्यूमन बनते हैं, मतलब वो तो कहते हैं एक बार ही मिलता है मनुष्य जीवन, बाकी तो ऐसी फिर कोई इतनी सारी व्यवस्था योनियों में घूमना नहीं पड़ता है, ऐसा भी। ऐसी ठीक है, मल्टीपल थैंक यू टाइम सर। आप ह्यूमन बन सकते हैं, मल्टीपल बन टाइम मनुष्य सकते तब तक बनते रहेंगे जब तक कि आपका काम पूरा ना हो जाए, डिजायर आपकी विशुद्धता को प्राप्त ना कर ले। मैं खत्म हो जाए ये नहीं कहूंगा, क्योंकि खत्म हो जाने का मतलब होता है मार दिया हमने किसी चीज को। मैं कह रहा हूँ कि वो जो डिजायर है ना, वो इतनी विशुद्ध हो जाती है कि उसको समझ आ जाता है कि डिजायर में कुछ है नहीं। हैं। वो अनडिजायर्ड हो जाती है, बिल्कुल चीज तो है, सब कुछ है, डिजायर वो कर सकती है लेकिन वो करती नहीं है। थैंक यू सर। उसको उससे कोई लगाव नहीं रहा, उपेक्षित हो गई उसके लिए। तो जैसे जैसे चीजें आपके लिए संसार की उपेक्षित होती चली जाएगी, वैसे वैसे आप ऊपर चलते चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू कविता। तो ये टेक्निक पर आप काम कीजिए आज, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर, मैं 3 क्लास 4 क्लास के बाद इस टेक्निक को फिर रिकॉल करूंगा, और इसको फिर हम और थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट लाइफ से दशा कैसे कनेक्ट होती है। तो आप अब क्या कीजिए, अब आप अपने है ना जीवन, मतलब लोगों के जीवन में जो भी ट्रेजेडी टाइप की थिंग्स होती है या कुछ सिग्निफिकेंट जैसा होता है, वो सबको नोट करके उसके नोटबुक बना बना के रखिए। फिर हम इन चीजों को कनेक्ट कर करके फिर आपको चार्ट पे वो दिखाएंगे। ठीक है काजल मैम, आपके लिए जो बोलना था वो मैंने रिकॉर्डिंग में बोल दिया है, तो आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा। रिकॉर्डिंग में 2 घंटे 3 घंटे में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। यू वेरी मच।